आसमान साफ था, सूरज निकला हुआ था। बादल अलबत्ता एक कोने से सर उठाए पहाड़ों पर साया किए हुए थे। पहाड़ों के पहलू में बहते दरिया के किनारे इस वक्त एक हजूम नजर नजर आ रहा था। चित्राल के तमाम कबाइल एक दिलचस्प मुकाबला देखने आए थे। जलंधर की जमीन पर दरिया चित्राल फैल जाता था। इस फैलाव के सबब उसके पानी की रवानी बहुत मध्यम हो जाती थी। हर साल चित्राल और गिलगित का तैराकी मुकाबला दरिया के इस मकाम पर होता था। पानी के आर पार सुर्ख रंग की दो मोटी रस्सियां लगाई गई थीं। दरिया के किनारे अगले किनारे कुछ लोग लाइफ जैकेट पहने खड़े थे और कुछ इस तरफ। लड़के जो तैराकी में हिस्सा ले रहे थे वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में मलबूस, सर पे प्लास्टिक की टोपी रखे दरिया के किनारे पर अपनी अपनी टीम से हौसला अफजा हिदायत सुन रहे थे। गिलगित की टीम ने गहरा नीला और चित्राल की टीम ने गहरा सुर्ख कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। शायकीन और सरदार इनकी गाड़ियां पीछे के तार दर की तार पार्क थीं। जमीन से पीछे खेत थे जहां फासले फासले से दरख्त उगे हुए थे। यहीं पे रुस्तम खड़ा था। रुस्तम को यहाँ लाने वाला इब्तिहाज था। जिस दिन से वो बिफर गया था उस दिन से इब्तिहाज उसे हर जगह साथ रखता था ताकि वो उसके लम्स का आदी हो जाए। खुद वो दरिया के पास गिलगितियों को वर गला रहा था। यूसुफ खान चित्राली कबाइल के सरदारान और गिलगित के सरदार खेतों में पगडंडियों पर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके चौकस गार्ड्स और मुलाजिम उनसे 2 कदम का फासला रख के उनके माबैन उनके ताक़ुब में थे। अभी तैराकी के मुकाबले का आगाज़ नहीं हुआ था। ये दोनों ग्रुपों के माबैन आखिरी मुकाबला था। कल शिकारबाज़ी का मुकाबला गिलगित ने जीता था। दोनों ग्रुप 1-1 से बराबर हो गए थे। तैराकी के बाद फाइनल मुकाबला शेंदूर का था। शेंदूर में असली सिकंदर का इम्तिहान होना था। गाज़ान रुस्तम के पास था। वो झुक के रुस्तम की गर्दन के बाल सहला रहा था। उसका बाप एक फालतू इंसान की तरह शायकीन के दरमियान बैठा हुआ था। फखरुद्दीन ने फसल की डल्ली तोड़ी, उसके दाने चेक किए और नथनों के करीब करके खुशबू ली। जलंधर की ज़मीन की फसल तो बहुत कमाल की है खान साहब, इस दफ़ा भी अच्छी पैदावार होगी। उन्होंने सताइशी अंदाज में तबसरा किया। ये तो गाज़ान का कमाल है। उसी ने अद्वियात ला कर दी थी। वो पढ़ा लिखा बच्चा है, खेतों की साइंस जानता है। वो फ़ख्र से बोले, मुझे भी वो दवाएँ बता दीजिएगा। इस दफ़ा हमारी फसलें काफ़ी ज़ेरो बम का शिकार हैं। अल्लाह जाने क्या मसला है। वो फ़िक्रमंद थे। ज़रूर, इंशाल्लाह वो कोई नई बीमारी आई है। गाज़ान बता रहा था। खैर मैं मुजाहिद से कहकर आपको वो सारे नाम लिखवा दूँगा, आप भी आज़मा लीजिएगा। वो कदम-कदम चलते रुस्तम के करीब आ गए। गाज़ान उनको देखते ही घोड़े से एक तरफ हो गया। सलाम हान जी, उसने अदब से कहा। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार। मुकाबला शुरू हुआ या नहीं? उन्होंने दूर वीरानी पे नज़र डाली जहाँ कोई शोर-शराबा नहीं हो रहा था। अभी थोड़ा वक़्त है सरदार, कुछ खिलाड़ी डेरे से पहुँच रहे हैं, वो आते हैं तो मुकाबला शुरू करते हैं। दरिया की हालत कैसी है? दरिया में तो यानी नहीं है, रवानी से बह रहा है। वो किसी सेक्रेटरी की तरह बता रहा था। वो ऐसे खड़े थे कि रुस्तम उनके सामने मुँह झुकाए घास चल रहा था। फखरुद्दीन काफ़ी दिलचस्पी से रुस्तम को देख रहा था और शरारत से साथ सरदारों को देखा। हमारे खिलाड़ी कैसे हैं? दुनिया के बेहतरीन तैराक हैं। गाज़ान ने शरारत में साथ दिया। चित्राली सरदारान हंस पड़े। गिलगित के सरदारों ने एक दूसरे को देखा। हमारे खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं। इस दफा हम गिलगित के ठंडे दरियाओं में गोते लगाने वाले तैराक लाए हैं। मगर हमारा दरिया तो गर्म है। गाज़ान तेजी से बोला। यूसुफ खान का कहका बुलंद हुआ। गिलगित के सरदार पहलू बदल के रह गए। ये रुस्तम है ना, वो नायाब घोड़ा? फखरुद्दीन जिसे रवायती तुनक तनाव वाले मुकालमों में दिलचस्पी नहीं थी, रुस्तम को देख के ठिठकते हुए पूछने लगा, जी हाँ, ये हमारा शेर बच्चा है। यूसुफ खान ने फखर से रुस्तम की पीठ सहलाई। उसकी पीठ उनके कंधों तक आ रही थी। बहुत कमाल का घोड़ा है, बिल्कुल अपनी माँ जैसा है। ऊंचा, चमकीला और आंखों को घेरा करने वाला। एक ठंडी सांस ली। इसकी शान ही अलग है। वो ऐसे बोले गोया अल्फाज नहीं थे। गाज़ान ने गला खंखारा। फ़ख्र काका, ये हमारा घोड़ा था, अब नहीं रहेगा। यूसुफ खान ने बिजली सी तेज़ी से उसे देखा। गाज़ान ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। लम्हे भर में मजमा में एक बेचैनी दौड़ गई। सब ने एक दूसरे को चौंकते हुए देखा। सब परेशान ना हो। अब दरअसल ये बात हमने आलल ऐलान ऐलान नहीं की, अभी तक खुद तक रखी थी, लेकिन अब वो मकाम आ गया है कि हम इसका इजहार सरेआम कर लें। वो कदम कदम चलता रुस्तम के पीछे और उनके सामने खड़ा हो गया। हमारे कबीले में शंदूर की वापसी पूरे 18 साल बाद हुई है। इस खुशी के मौका पर
जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे ताया जान ने शेंदूर जीतने वाली टीम को 6 घोड़े देने का ऐलान किया था। वो 6 घोड़े हमारे अस्तबल के बेहतरीन घोड़ों में से बेहतरीन घोड़े थे। मगर उनकी कदर-ओ-कीमत से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ज़ाहिर है अगर वो 6 जा रहे थे तो बाकी 6 आ जाएँगे। इसलिए हमने सोचा कि हमें एक मामूली इनाम रखकर इस किस्से को 1-2 साल के लिए अज़बर नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा इनाम रखना है जो 100-200 साल तक अज़बर हो जाए। वो मध्यम लहजे, मध्यम अंदाज़ में लिसानियत से कह रहा था। यूसुफ़ खान के असाब अलबत्ता तन रहे थे। कुछ ऐसा है जो हमारे दिलों के करीब हो, कुछ ऐसा जो कोहिनूर से ज़्यादा बेशबहा हो, जो हमारी दोस्ती, हमारे अमन और हमारे चित्राल की खुशहाली के आगे कोई मायने ना रखे, जिसकी मिसाल आने वाले हर सरदार कबीले के दिल पर मोहर की तरह लग जाए। यूसुफ खान के माथे पर बल पड़ गए। वो गाज़ान को तंबीही नज़रों से देख के उसे रोकना चाहते थे, लेकिन फ़िलवक़्त वो उनसे नज़रें नहीं मिला रहा था। हमने बहुत सोच-विचार की और बिलाखिर हमने फ़ैसला किया कि हम अब 6 घोड़ों की बजाय वो साँस लेने को रुका। यूसुफ खान ने बेख्तियार सर नफ़ी में हिलाया। हम रुस्तम को इनाम के तौर पर वक़्फ़ करेंगे। मजमा में करंट दौड़ गया। चेहरों पर उलझन, परेशानी, हैरत और ताज्जुब एक साथ उभरा। तुम लोग रुस्तम को वक़्फ़ कर रहे हो? शेंदूर के लिए? सबके चेहरों पर बेयकीनी ही बेयकीनी थी। जी, हम रुस्तम को वक़्फ़ करेंगे, वो ठाठ से बोला। खोवार कबीला ने फिर मैदान मार लिया सरदार, मुकाबले से पहले ही जीत हासिल कर ली। यूसुफ खान फ़ख्र उसके करीब आया। आपका ज़र्फ़ बुलंद है, आपका ज़र्फ़ कमाल का है। आप जैसा सही और बुलंद हौसला सरदार चित्राल को नहीं मिल सकता। आपने हमें हैरान कर दिया है। वो अपनी लय में कह रहा था और इधर यूसुफ खान के दिल पे हथौड़े पड़ रहे थे। जीतने वाली टीम को रुस्तम मिलेगा, इससे बड़ी बात और क्या होगी? दूसरा सरदार बोला, जीतने वाली टीम नहीं काका, गाज़ान ने नरमी से तस्दीक की। जीतने वाला खिलाड़ी। रुस्तम उस खिलाड़ी को मिलेगा जो आखिरी गोल करेगा। आखिरी गोल? आखिरी दफ़ा बॉल जिस भी खिलाड़ी ने सतूनों की आर-पार की, वो रुस्तम का हकदार बन जाएगा। उसने मुस्कुरा के कहा, वाह! कमाल! एक टीम को नहीं, एक खिलाड़ी को ये मायानाज़ घोड़ा मिलेगा। सरदार यूसुफ खान का ज़र्फ़ बुलंद हो, हमें तो परेशान कर दिया है। हमारे पास ऐसा घोड़ा देने का कतई ज़र्फ़ नहीं है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो कहते ही रुस्तम के करीब आ गए। यूसुफ खान ने मुठियाँ भींच ली थीं। यकीनन आज अज़ान की खैर नहीं थी। उसे इस बदनामी का हल तलाश करने का कहा था, उसको मज़ीद पेचीदा बनाने का नहीं। वो कैसे सबके सामने ये ऐलान कर सकता था? वो तमाम के तमाम सरदारान थे। अगर अब यूसुफ खान ने हुक्म की तामील नहीं की, तो ये आला ज़र्फ़ी का नारा कम ज़र्फ़ी और बुख़ल में बदल कर ताउम्र उनके सीने पर बदनामी की तरह चिस्पाऊँ हो जाएगा। ओ खुदा! गाज़ान क्या कर दिया? अस्तबल में खामोशी थी, मुलाज़िमीन नहीं थे, सभी तैराकी का मुकाबला देखने गए थे। ऐसा दिन कि अस्तबल खाली हो, मैदान में खिलाड़ी ना हों। गुल की ज़िंदगी में बहुत कम कमाता था। ये मैदान हमेशा घुड़सवार और घुड़शौकीन लड़कों से भरा होता था। पूरे चित्राल के बालक अपनी मशकें करने यहाँ आते थे। वो चोरों की तरह रात में वक़्त निकाल के यहाँ आ जाया करती थी और फिर महाबत खान उसे हवेली छोड़ने जाते थे। वो दोनों अंदर आईं तो महाबत खान को लॉन के कत्ते पर चलते देखा। वो हाथ में बड़ा सा इंजेक्शन लिए बुड़बुड़ा रहा था। उसकी सुरमई कमीज़ गंदी थी। ज़र्द रंग का कोई मलबूबा ऊपर गिरा हुआ था। वो झुंझला के हाथ से दामन साफ कर रहा था जब अचानक अपने सामने 4 पैर देखे। उसे सर उठाया। इबादा और गुल खड़ी थीं। गुल के चेहरे पर शरारत थी। तुम बूढ़ा हो चुका है महाबत खान। गुल ने उसे छेड़ते हुए बैग कंधे से उतारा। तुम घोड़ों को खाना-वाना खिलाना बंद करो और तस्बीह पकड़ के अल्लाह अल्लाह करो। जाने कब तुम्हारा बुलावा आ जाए और तुम पर लोग सुधार जाओ। महाबत खान की तेवरी चढ़ी। हमारा बुलावा से पहले तुम सबका आएगा माशाअल्लाह। महाबत खान 900 साल की ज़िंदगी लिख कर लाया है। उसने चिढ़कर जवाब देते हुए इंजेक्शन नीचे फेंक दिया। गुल और इबादा हँसने लगीं। महाबत खान ने रोईदा सी खड़ी इबादा को देखा, फिर एकदम उनका चेहरा बुझ गया। तुम इलाज के लिए आई हो ना बच्चे, मगर तुम घोड़ों से नहीं मिल सकती। वहाँ इब्तिहाज खान जी ने 2 बावर्दी गार्ड खड़े किए हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि आपको घोड़ों के पास ना जाने दें। उन्होंने बहुत उदासी से मुतल्ला किया। इबादा नरमी से मुस्कुराई। जानती हूँ काका, मैंने इलाज करना छोड़ दिया है। देखें, आज मैं ओवरऑल में नहीं आई। मैं तो गुल का पोलो मैच देखने आई हूँ। पोलो? काका चौंक तो ऐसे रहे हो जैसा पहली बार देख रहे हो। गुल ने टोंट की। मगर रुस्तम नहीं है यहाँ। कहाँ है? वो ठिठक गई। मुलाजिम लेकर गए हैं। ओह! वो जानती थी कि चित्राल में चाहे कुछ भी चल रहा हो और जो रुस्तम की रूटीन है वो कभी कभी नहीं बदल सकती।
اسے صبح دوپہر اور شام میں جو چیز دی یا کرائی جاتی تھی اس میں قطعی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر اسے ملازم لے کر گئے تھے تو وہ اپنے وقت پہ ہی واپس آئے گا، اس لیے رستم کا انتظار کرنا بے معنی تھا۔ کاکا اور گھوڑے ہیں استبل میں؟ ہاں باقی سب تو ہیں۔ پھر آپ گھوڑا لے آئیں۔ ٹھیک ہے بچے، میل آتا ہے، وہ مسکرا کر کہتے استبل کی طرف بڑھنے لگا، جبھی گل ضبط سے چیخی، کاکا گھوڑے کو میں لے آؤں گی، تم جا کے نہا لو اور کپڑے بدل لو۔ واللہ عالم، بہت گندی بدبو آ رہی ہے تم سے۔ گل نے ناک پکڑ کے ہاتھ جھلائے، انہوں نے اپنے لباس کو دیکھا، جہاں ان کے دامن پہ مکھیاں بیٹھ رہی تھیں، ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ خانہ خراب مدثر تیراکی کے لیے بھاگ گیا ہے، گھوڑا سنبھالنا ہمارا بس کی بات تھوڑا ہے، ہم تو اس کا میدے کا پائپ بھی نہیں نظر آتا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کروفر سے بولے، فکر مت کرو کاکا، میں کلاس لیتی ہوں اس کی۔ گل ہنستے ہوئے بولی۔ محبت خان اندر چلا گیا تو وہ پھر پلٹ کے عبادہ کو دیکھنے لگی۔ میں گھوڑا لے کر آتی ہوں، تم ادھر ہی رہو۔ وہ استبل کی طرف بڑھ گئی، عبادہ منتظر سی وہاں کھڑی رہ گئی۔ باوردی گارڈز، ایک بھی المیہ تھا، لوگ جس کے پاس علاج کے لیے جاتے وقت سارے پہرے، ساری رکاوٹیں اور ساری سرحدیں توڑ دیتے ہیں، وہاں عبادہ سلیم کو مریض کے پاس جانے سے روکنے کے لیے کئی سرحدیں بنائی گئی تھیں۔ سوچنے کی بات تھی، کیا وہ اس قدر اس سے ڈر گیا تھا؟ مگر کیوں؟ مرے ہوئے گھوڑوں کی رپورٹ تو جھوٹی تھی۔ کچھ دیر میں گل گھوڑے کی لگام پکڑے میدان میں آ گئی، اس نے جیسے ہی لگام چھوڑی، گھوڑے نے دبک کر منہ گھاس میں ڈال دیا۔ وہ گھاس جسے صرف رستم کھا سکتا تھا، مگر خیر۔ وہ عبادہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی اور بیگ کی زپ کھول لی، اندر سے 2 ہیلمٹ نکالے۔ 2 کیوں؟ پولو بال نکال کے آگے پھینک دی، سیفٹی بیٹس نکالے، سرخ گول کالر والی ٹی شرٹ نکالی جس کے پیچھے انگریزی میں چترال درج تھا، نیچے اس کے بابا کا نام تھا، کلیم اللہ۔ اس نے شرٹ لہرائی۔ عبادہ، تمہیں پتہ ہے چترال کی شرٹ کا رنگ سرخ ہے اور گلگت کا ہلکا نیلا۔ یہاں شرٹ پہ کھلاڑیوں کے نام نہیں لکھے ہوتے، لیکن بابا نے لکھوایا تھا، بابا نے کہا تھا کہ وہ میرا بھی لکھوائیں گے۔ اس نے اپنائیت سے شرٹ پہ درج نام پہ ہاتھ پھیرا، پھر اسے نتنوں کے قریب کیا اور خوشبو اندر اتاری۔ اس نے شرٹ پہ بابا کا پرفیوم چھڑکا تھا، اسے شرٹ پہن لی، سیفٹی بیلٹس کونیوں اور گھٹنوں کے گرد باندھنے لگی۔ یہاں کا پولو فری سٹائل پولو ہے، یہاں کھلاڑی ہیلمٹ نہیں پہنتے اور نہ ہی سیفٹی بیلٹس لگاتے ہیں، مگر بابا لگاتے تھے کیونکہ انسان کی سلامتی ہی اصل چیز ہوتی ہے۔ سوچتی ہوں اس دن اگر گلگت کے اس بندے نے یہ سب پہنا ہوتا تو وہ کیوں اتنی بے دردی سے روندا جاتا۔ وہ افسوس سے کہنے لگی، اس لیے کہتے ہیں کھیل ہو یا جنگ، اپنی زرہ پہننی چاہیے، یہ لو۔ ساتھ ہی اسے چند چیزیں عبادہ کی طرف پھینکی، عبادہ نے ٹھٹک کے ان کو دیکھا، وہ سیفٹی بیلٹس اور ہیلمٹ تھا۔ یہ کیا ہے گل؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ نہیں، اپنے پاس رکھو، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ پتہ ہے عبادہ، گھڑ سواری میں سب سے زیادہ کیا ضروری ہوتا ہے؟ وہ ہیلمٹ ایک ہاتھ میں پکڑے گھوڑے کے قریب آئی اور اس کی گردن سہلانے لگی۔ گھوڑا نیچے چل رہا تھا۔ کیا؟ گھوڑے کا آپ سے اور آپ کا گھوڑے سے مانوس ہونا۔ وہ گھوڑے کے آگے آئی، اس کا منہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کچھ ناآشنا زبان میں بولنے لگی۔ گھوڑے ایک قدم پیچھے اٹھاتا، ایک آگے، جیسے وہ اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ اگر گھوڑا آپ سے مانوس نہیں تو وہ میدان میں آپ کو گرا سکتا ہے اور آپ کو مار بھی سکتا ہے، یہ پکڑو۔ اس نے ہیلمٹ عبادہ کو پکڑایا۔ کاٹھی صحیح نہیں باندھی کاکا نے، نیچے والی رسی ڈھیلی ہے، میں بیٹھی تو کاٹھی کھسک جائے گی۔ وہ جھک کے گھوڑے کے پیٹ اور کمر کے گرد رسی کو کھینچ کے ٹائٹ کرنے لگی۔ زین کا لوہا نکل رہا ہے، اس سے گھوڑے کو چوٹ لگ سکتی ہے، یہ دیکھو۔ اس نے زین کے لوہے کو پکڑ کے اوپر کیا۔ یہ کٹس ہیں، جب ہم گھوڑے پہ ہوتے ہیں تو ہمارے پیروں کی وجہ سے گھوڑے کے پیٹ میں زور زور سے لگتے ہیں، اگر زین کے لوہے کے کٹس نکلے ہوں تو یہ گھوڑے کو زخمی کر سکتے ہیں۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا وہ گھوڑوں کی ٹریننگ کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ عبادہ متاثر ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑے کی مرصع لگام پکڑی، زین میں پیر دیا اور بائک پہ بیٹھنے والے انداز میں دوسری ٹانگ لہرا کے اگلی طرف اتاری اور دھڑام سے بیٹھ گئی۔ گھوڑا 1-2 قدم آگے پیچھے ہلا۔ لاؤ دو۔ اس نے جھک کے عبادت سے ہیلمٹ لیا، سر پہ ایڈجسٹ کر کے پہنا اور نیچے سے ہک باندھ لی۔ اس کی نیلی آنکھیں ہیلمٹ سے جھانکتے ہوئے بھلی لگ رہی تھیں۔ کندھے کا زخم اب بھی تازہ تھا۔ عبادہ نے اسے پولو سٹک پکڑائی، اس نے سٹک کی سٹریپ کو کلائی میں پہنا اور ہینڈل سے سٹک تھام لی۔ اسی اثنا محبت خان بھی کپڑے بدل کر آ گیا۔ گھوڑا اس کے نیچے ہل رہا تھا جیسے دوڑنے کے لیے تیار ہو۔ تیار ہو عبادہ، ڈرو گی تو نہیں؟ اس نے آنکھ کا کونا شرارت سے دبایا۔ اگر تم نے گھوڑا میرے اوپر نہ چڑھایا تو بے فکر رہو، میں نہیں ڈروں گی۔ وہ مسکراہٹ دبا کے بولی۔ گل نے کہکا لگایا، چلو میرے شیر۔
اس نے گھوڑے کا رخ گیند کی جانب موڑ دیا جو میدان میں دور پڑی ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑے کو چابک دیا، گھوڑا زور سے ہنہنایا۔ اس نے دوسرا چابک دیا، گھوڑا دوڑنے لگا، پھدک پھدک پھدک۔ تیسرا اچانک تیسرا چابک پڑنے کی دیر تھی، گھوڑا تیزی سے آگے بھاگا۔ گل نے بائیں ہاتھ میں لگام پکڑی تھی اور دائیں ہاتھ میں اسٹک۔ اس نے گھوڑے سے ہلکا سا دائیں طرف جھک کے نیچے سے بال کو اسٹک ماری۔ بال دوڑتی ہوئی آگے گئی، گھوڑا آگے بھاگا۔ عبادہ نے فوراً فون نکالا اور ویڈیو بنانے لگی۔ گل کا گھوڑا فراٹے بھر رہا تھا، اس کے پیچھے گرد کا غبار اٹھ رہا تھا، میدان میں شور سا ہو گیا تھا۔ بال ایک ہی ہٹ سے دور اچھل جاتی اور طویل فاصلہ طے کر لیتی۔ 3 ہی جستوں میں گل نے بال گول باؤنڈری کے پار کر لی تھی۔ وہ وہاں سے پلٹی اور یوں پلٹی کہ گھوڑے کے نہ پیر رپٹے اور نہ مڑے۔ وہ گھوڑے کو مہارت سے موڑنا جانتی تھی اور شاید یہی اہم چیز تھی۔ گھوڑا گاڑی کی طرح نہیں ہوتا کہ اسٹیئرنگ گھمایا اور گاڑی کے پہیے مڑے۔ گھوڑے کو گھمانے کا آرٹ ہوتا ہے جو لگام میں چھپا ہوتا ہے۔ وقت پہ کہاں سے گھوڑا کس سمت میں موڑنا ہے یہ بہترین گھڑ سوار ہی جانتا ہے۔ گیند اب عبادہ کی طرف آ رہی تھی، گل پوری سپیڈ میں تھی، گھوڑا دھڑا دھڑ بھاگ رہا تھا۔ عبادہ نے فون کی اسکرین میں دیکھا، پھر ہلکا سا سر اٹھایا۔ گھوڑا چند قدم دور تھا، وہ سٹ پٹا گئی۔ لرزتی ٹانگوں سے ایک قدم پیچھے لیا، بھاگنے کے لیے مڑی، گھوڑا قریب آیا۔ عبادہ نے چیخ ماری۔ گل نے اس سے 1 فٹ دور زن سے گھوڑا گھما دیا۔ گھوڑے کے پیروں تلے گرد کا غبار اٹھا۔ عبادہ دھڑام سے لان میں اوندھے منہ جا گری۔ اس کے ہاتھ سے فون دور اچھل گیا۔ گل گھوڑے کی لگام کھینچ کے پلٹی۔ عبادہ اٹھ کے کونیاں جھاڑ رہی تھی۔ گل کا فلک شگاف کہا گونجا۔ تم کتنی ڈرپوک ہو عبادہ سلیم، مجھے تو آج پتہ چلا، اتنا ڈر لگتا ہے گھوڑوں سے۔ وہ اس کے ارد گرد گھوڑا گھماتے ہوئے پوچھنے لگی۔ عبادہ کیا بتاتی کہ راولپنڈی پولو کلب میں گھوڑے سے گرنے کے بعد وہ پھدکتے ہوئے گھوڑوں سے کتنا ڈرتی ہے، خاص طور پر جب وہ فل رفتار میں آپ کی طرف آ رہے ہوں، جیسے خدا نہ خواستہ کسی جنگ کے میدان میں دشمن کا گھوڑا ہو۔ چلو آؤ تمہیں بٹھاتی ہوں، تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ گل نے اسٹک نیچے پھینک دی، اس ہاتھ سے لگام پکڑی اور دوسرا ہاتھ جھک کے عبادہ کو دیا۔ عبادہ کے دل پہ گھونسا پڑا۔ جی نہیں، بالکل نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بدک کے پیچھے ہوئی۔ کاکا سنیے، گھوڑوں کے ڈاکٹر کو گھوڑوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ مہابت خان کو بتانے کی غرض سے اونچا بولی۔ مہابت خان مسکرایا۔ اٹھو مس ویٹ، کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ دو، دیکھنا تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ نہیں گل، مجھے مزے نہیں لینے، تم پریکٹس کرو۔ وہ کپڑے جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور اپنے فون کے پاس آئی۔ جھک کے اٹھایا، اس کی اسکرین پہ گھاس لگی ہوئی تھی، اس سے پینٹ سے اسکرین رگڑ کے صاف کی۔ مہابت خان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ فون کی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو بچے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی کاکا ٹھیک ہوں، یہ گل کی بچی بدتمیز ڈرا دیا مجھے۔ وہ فون بند کر کے پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے بولی۔ اسے گھوڑا چلانا آتا ہے بچے، بھروسہ رکھو۔ مجھے کچھ لے نہیں تو پورا بھروسہ ہے۔ وہ ہنسی۔ مہابت خان مسکرا دیا۔ عبادہ، وہ ہیلمٹ اور وہ بیلٹس تمہیں ایویں نہیں پکڑائے، جاؤ جا کے پہن کے آؤ، میں تمہارا ڈر ختم کروں۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر آئی تھی، وہ کرنٹ کھا کے پلٹی۔ نہیں گل، ہرگز نہیں۔ وہ بے حد گھبرا گئی۔ کاکا جا کے بیگ پہ پڑا وہ سامان لائیں، میں دیکھتی ہوں یہ کیسے گھوڑے پہ نہیں بیٹھتی۔ اس نے اپنی آستین پیچھے کی۔ عبادہ کا دل حلق میں اچھلا۔ گل، میں گھوڑے سے بہت زور کی گری ہوں اور ٹخنا ٹوٹ گیا تھا میرا، میں 3 مہینے تک چل نہیں پائی تھی، میں دوبارہ یہ رسک نہیں لوں گی۔ وہ بچوں کی طرح منمنائی۔ گل شفاقیت سے مسکرا دی۔ جب میں بابا سے کہتی تھی کہ مجھے گھوڑے سے ڈر لگتا ہے تو وہ مجھے ڈانٹ دیتے تھے، جھڑک دیتے تھے، اس لیے اگر تم نے بھی رونا دھونا شروع کیا تو میں تمہیں بھی بری طرح ڈانٹوں گی اور تمہارے جانے تک تم سے بات بھی نہیں کروں گی۔ گلے لالا اپنی ضد کی بہت پکی ہے، اگر میں نے تم سے ایک دفعہ ناراضی بنا لی تو قیامت تک تم اسے ختم نہیں کر سکو گی، سوچ لو۔ اس نے بری طرح عبادہ کو اپنے جال میں گھیر لیا۔ عبادہ نے چاروں ناچاروں سے دیکھا۔ مہابت خان سامان لے آیا تھا۔ گل نے سیفٹی بیلٹ ہاتھوں میں لہرائے۔ سوچ لو عبادہ سلیم، میں یا ڈر؟ ابا ہوتے تو وہ کہتی ڈر، مگر یہاں تو اماں کی بھی اماں آ گئی تھی، اس سے دوستی نہ ہوتی تو وہ کب کا لعنت بھیج کے یہاں سے جا چکی ہوتی، میسنی کہیں کی۔ اس نے سیفٹی بیلٹس اس کے ہاتھ سے جپٹ لیے۔ اگر میں گری نہ گل تو یہی والا انداز میں اپناؤں گی، ساری عمر تم سے بات نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب جلدی کرو، پہنو اسے۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی۔ عبادہ بادل نخواستہ نیچے بیٹھی اور گھٹنوں پر بیلٹس باندھنے لگی، کونیوں پر خول اور سر پہ ہیلمٹ رکھنے کے بعد گل گھوڑے کی لگام تھامے قریب آ گئی۔ عبادہ پیچھے 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 ہو رہی تھی۔ ڈرو نہیں، یہ تمہیں کھائے گا نہیں۔ گل نے مسکراہٹ دبائی۔ چپ کرو۔ وہ برا مان گئی، اسے رونا آ رہا تھا، گھوڑا بار بار جھول رہا تھا، آگے پیچھے ٹک کے تو نہیں دے رہا تھا۔
उसने कँपकँपाते होंठों के साथ घोड़े की काठी पे हाथ रखा। जब ही गुल ने एक चपत रसीद की। भूल गई पहला कानून, क्या समझाया था कुछ देर पहले? वो टीचर बन के डांटने लगी। इबादा को यकदम याद आ गया। वो काठी छोड़ के घोड़े के मुंह के पास आई और नरमी से उसके बाल सहलाने लगी। ऐसा करते वक्त वो घोड़े से सिर्फ एक गुजारिश कर रही थी, गिराना मत, गिराना मत। घोड़ा ताबेदारी से सर हिला रहा था। फिक्र क्यों करती हैं, एक दफा बैठे तो सही। चंद साने बाद घोड़ा लम्ब से मानूस हो गया। अब गुल ने उसे बैठने का कहा। इबादा घोड़े पे बैठना जानती थी, लेकिन वो घोड़े के सरपट दौड़ने से डरती थी। उसने काठी को दोनों हाथों से पकड़ा, जीन में पैर डाला और बैठ गई। काठी गर्म थी, घोड़े की लगाम बदस्तूर गुल के हाथ में थी। कैसा लग रहा है? गुल ने चमक के पूछा। मौत की दहलीज पे बैठी हूँ। वो आंसू रोक के बोली, शट अप, कितना प्यारा घोड़ा है, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। प्यारे घोड़े, मुझे गिराना नहीं। ये औरत मेरी दुश्मन है। इसने मेरे ये चंद दिन नरक बना दिए हैं। तुम जानते हो, मैंने वो काम कर दिए इन दिनों में जिनको मेरे आबाओ अजदाद ने भी नहीं किया था। मैं कहाँ कहाँ नहीं घूमी, रात के अंधेरे से लेकर खौफनाक कब्रिस्तान तक ये सब दिखा दिया इस जालिम औरत ने। और अब तुम पे बिठाकर ये औरत, उंगली से गुल की तरफ इशारा किया, मेरी मौत का तमाशा देखने आई है। बस बस, गुल ने उकता के कहा, ज्यादा ड्रामे मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगी। ये कहते ही गुल ने उसे लगाम पकड़ाई और खुद घोड़े पर चढ़ गई। उसके पीछे बैठ के गुल ने उसके हाथ से लगाम ले ली। अब इबादा को असली वाला डर लगा था। उसने उसने बेसाख्ता थूक निकला। गुल ने घोड़े को हाँक लगाई। वो मैदान की तरफ मुड़ा। गुल, वो कपकपाती आवाज में बोली, एक रेस तो बनती है। गुल ने पुरजोश लहजे में कहा, नंदन नहीं नहीं, गुल नहीं, प्लीज नहीं, कस के बैठो। गुल ने दोनों हाथों से लगाम पकड़ी और लहराई, चल मेरे शेर। घोड़ा हुनहुनाया और देखते ही देखते सरपट दौड़ने लगा। इबादा का दिल पेट में चला गया। उसने झुक के घोड़े के गर्दन के बाल पकड़ लिए और आंखें बंद कर दी। जल तू जलाल तू आए भला को टाल तू, जल तू जलाल तू आए भला को टाल तू। घोड़े के भागने से दोनों के दुपट्टे और कपड़े मुखालिफ सिमत उड़ रहे थे। वो उछल उछल रही थी। गुल ने नीचे देखा तो इबादा ने घोड़े को गर्दन से गले लगाया हुआ था। उसने सर को दाएं बाएं हिलाया। इबादा उठो, देखो दुनिया कितनी हसीन है, फितरत कितनी करीब है। उसने खुद आंखें बंद कर दी। घोड़ा दमदम भाग रहा था। इबादा जलतू जलालतू करती रही। अब की बार गुल ने हाथ की मदद से उसे हेलमेट से पीछे खींचा। वो झटके से सीधी हुई। देखो कितना प्यारा नज़ारा है, ऐसी आज़ादी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। महसूस करो इस हवा को, देखो ये फिजाएं कितनी हसीन हैं। इबादा ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो लोग अस्तबल में नहीं थे, बल्कि वो लोग दरियाए चित्राल के किनारे थे। वो एक पथरीली रविश थी, लंबी, बेहद लंबी। साथ साथ दरियाए चित्राल बह रहा था। दाएं बाएं सरसब्ज वादियां थीं। सामने बुलंदो बाला पहाड़ थे और दूर दूर तक सब्जा फैला हुआ था। तेज हवा चल रही थी। गुल ने बाहें खोल दी थी। वो आंखें बंद किए इस आज़ादी को महसूस कर रही थी। घोड़ा धड़ाधड़ धड़ धड़ा रहा था, जमीन से गर्द उड़ रही थी। खुशी, मोहब्बत और आज़ादी, ये तीनों जज्बे उसके दिल में एक साथ जाग गए। उसे पूरी आंखें खोल ली। वो गिर नहीं रही थी। गुल उससे चंद इंच पीछे थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे घोड़े पर सिर्फ वही बैठी हो। घोड़ा अपने शोर में भाग रहा था। उसे हाँकने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी समाज से वाकिफ था। ठंडी हवा के थपेड़े मुंह पर लग रहे थे, जिस्म में नई रूह डाली जा रही थी। उसने आहिस्ता से बाहें खोल दी और जिंदगी को महसूस कर लिया। तुम बिला वजह डर रही थी, देखा कितना मजा आता है घोड़े पर बैठ के। घोड़े को अस्तबल में लाने के बाद उससे उतरते हुए गुल ने कहा। इबादा कुछ नहीं बोली। वो महज मुस्कुरा रही थी। गुल ने उसे हाथ दिया तो वो नीचे कूद गई। महाबत खान, जो दोनों का इंतजार कर रहा था, आगे बढ़ा और घोड़े की लगाम थाम ली। एक बात तो बताओ, तुम्हें उस घोड़े ने गिराया क्यों था? गुल ने हेलमेट की हुक खोलते हुए पूछा। उसे लेमिनस हो गया था, मैं उसका इलाज करने गई थी। कहीं तुमने उसे इलाज के दौरान तकलीफ तो नहीं दी थी? गुल ने कुछ सोचते हुए पूछा। लेमिनस बीमारी ही ऐसी है, उसके इलाज के दौरान भी घोड़े को बहुत तकलीफ होती है। फिर क्या शिकायत करती हो कि उसने गिरा दिया? अगर सवारी वाले जानवर को हम तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो हमें कभी अपने ऊपर सवारी नहीं करने देता। उसने हेलमेट खोलकर सर आजाद किया। माथे पे हल्का हल्का पसीना था। इबादा के अब्रू इससे जाब में उठे। उसने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। खैर, वो कौन सा घुड़सवार थी, वो तो डॉक्टर थी। तुम जानती हो गुल, वो घोड़ा किसका था? क्वार्टर की तरफ सस्ताने के लिए बढ़ते हुए उसने दबे दबे जोश से पूछा। किसका?
कोहनियों से सेफ्टी बेल्ट्स हटाती वो गैर दिलचस्पी से बोली, साइमा इफ्तिखार का। वो जो चल रही थी यकदम रुक गई, सर उठाकर बेयकीनी से इबादा को देखने लगी। साइमा इफ्तिखार का? सीरियसली? हाँ, वो तुम उनसे मिली हो? वो हैरत से उसके करीब आई। पूरा एक हफ्ता गुजारा है उनके घर, पिछले साल की ही तो बात है, वो पाकिस्तान आई थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, वो खफगी से बोली। तुमने पूछा ही नहीं। इबादा ने अबरू उचकाई, गुल ने एक चपत उसके बाजू पे रसीद की। तुम बहुत मिसनी हो। मिसनी नहीं होता, मेसनी होता है। तुम पंजाबी ना ही बोलो तो बेहतर है। उसने नाक वसूल ली। तुम्हें तो जैसे बहुत खुआरी आती है। पहले तुम खोवारी बोल दिया, ये वाली नहीं जो हम बोलते हैं। अच्छा अच्छा बस। चलते चलते उनकी आवाज़ें पस मंज़र में मादूम होती गईं। चित्राल की पहाड़ियों पर साया आ चुका था। अस्तबल में ठंड होने लगी थी। वो अपने मर्दान खाने में वाले कमरे में बेचैनी से पेंडुलम की तरह टहल रहे थे, दाएं से बाएं, फिर बाएं। दोनों हाथ पुश्त पे बंधे हुए थे, दस्तार सर पे नफासत से जमी थी। शॉल बाएं कंधे से नीचे लटक रही थी। वो इंतहाई जब्त से लब भेंचे खासान का इंतजार कर रहे थे, जिसे मुलाजिम बुलाने गया था। मुजाहिद खान सोफे पर विराजमान फिक्रमंदी से अपने बड़े भाई को देख रहा था। भाई साहब पुरसकून हो जाएं, मुझे यकीन है उसने सोच समझ कर ही ये ऐलान किया होगा। मुजाहिद ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। वो सर को ना मानने वाले अंदाज में दाएं से बाएं हिलाने लगे। उनकी आंखों में अजीब सा इश्तियाल था। उन्होंने गाज़ान से हालात संभालने की बात की थी, ना कि रुस्तम को सरेआम नीलाम करने का कहा था। उसने बताए बगैर मीडिया में यह खबर चला दी थी कि रुस्तम जैसा नायाब नस्ल का घोड़ा वो शेंदूर में इनाम के तौर पर देने वाले हैं, लेकिन इस सब मंसूबे का मशवरा गाज़ान ने किसी से नहीं किया था। उनको गाज़ान की फेम पर एतमाद ज़रूर था, लेकिन कम अज़ कम वो उन्हें बता तो सकता था। गाज़ान दरवाजे की चौखट पे वारिद हुआ तो यूसुफ खान के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। दरवाज़ा बंद कर दो, उन्होंने खुश्क लहजे में कहा। गाज़ान जो आगे आ रहा था चौंकते हुए रुक गया, फिर सर को ओके वाले अंदाज में खम करता पीछे गया। दरवाज़ा अच्छे से बंद किया और वापस उन तक आया। 4 कदम के फासले पर वो रुक गया। आपने बुलाया था खान जी। वो ऐसे बात करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके लापरवाह अंदाज पर यूसुफ खान मुश्तिल से उसकी तरफ बढ़े। मैंने तुमसे कहा था कि घोड़ों का मसला हल करो, ना कि मेरे लिए मजीद मसाइल का बंदोबस्त करो। ये तुमने क्या किया है? लाखों के नुकसान पर तुम मुझे करोड़ों का घाटा दे रहे हो। तुम्हें लगता है मैं ये नुकसान सह पाऊंगा? वो बुरी तरह तल्ख हो गए। मुजाहिद खान भाई का तैश देखते हुए उठ खड़ा हुआ। गाज़ान समझ गया कि अब उसे सारी वजाहत देनी है। वो मसलियत से आगे आया। हम बैठे खान जी, मैं बताता हूँ। वो नरमी से बोला। तुमने ऐसा क्यों किया गाज़ान? तुम जानते हो रुस्तम गुले लाला का है। हम उसे शेंदूर में नहीं दे सकते। तुमने ने किससे पूछ के इतना बड़ा फैसला कर लिया? वो बरहमी से पूछ रहे थे। गाज़ान पुरसकून था। आप बैठे तो खान जी, मैं बताता हूँ। मुझे नहीं बैठना, मुझे खड़े-खड़े जवाब दो। मुझको आपको मुझ पे भरोसा है? उसने उनकी आंखों में बराह रास्त देखा। है ना? यूसुफ खान चंद साने खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस निकाली और जवाब दिए बगैर सोफे पर बैठ गए। भाई को देखते हुए मुजाहिद खान भी उलझा-उलझा सा बैठ गया। मैंने जो किया है सोच समझ कर किया है और हम सबके फायदे के लिए किया है। मैं जानता हूँ आप लोग मुझ पर गुस्सा हैं कि मैंने आपको नहीं बताया, मगर सच तो ये है खान जी कि मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। कल सारा दिन कैलाश में शाह सरदार के साथ गुजरा, परसों इबादा के साथ। खान जी एक तकलीफ भरी नज़र उन पे डाली। सरदारी के लिए आपकी मुख्तस करदा शराइत मेरी जान ले रही हैं। मैं एक साथ में कई जगह हाथ पैर मार रहा हूँ। कैलाश को संभालूं तो शेंदूर में मसाइल आ जाते हैं। अयून को संभालूं तो चित्राल में मसाइल। एक कबीले को राजी करूं तो दूसरा नाराज, दूसरे को राजी करूं तो पहला खफा। इस सब के बीच में घुंस चक्कर हो गया हूँ। वो बहुत ज़ब्त से कह रहा था। उसके अंदर का बर्दाश्त और सब्र ख़त्म हो रहा था। मैं खुद आपको बताने आ रहा था, सारी तफ़सीलात तसल्ली से बताना चाहता था। लेकिन मैं कई मसलों में घिरा हुआ हूँ। शेंदूर में 4 दिन रह गए हैं। उसके इंतज़ामात की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा। याद नहीं पड़ता आखिरी दफ़ा बेफ़िक्र और पुरसकून नींद कब सोया था। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई फ़ौजी हूँ जो रातों को पहरा देता है, या फिर किसी मुल्क का वो नहीता वज़ीर-ए-आज़म जिसके मुल्क पर दूसरा मुल्क चढ़ाई करे और वो कुछ ना कर सके। वो अपनी ही हालत पर हँस पड़ा। यूसुफ खान के चेहरे पर छाया इश्तियाल कदरे कम हो गया। उसने गहरी सांस ली। वो कमज़ोर नहीं था, मगर ये हालात उसे थका रहे थे, और अगर जंग के मैदान में कोई थक जाए तो वो मार दिया जाता है। गाज़ान को मरना नहीं था, इसलिए उसने सब मुश्किलात पर लानत भेजी और दोनों चचाओं के आगे अपनी तकलीफ़ों का इश्तिहार लगाने की बजाय वो खुद को पुरसुकून करते हुए कहने लगा। मैंने जो किया है खान जी, उसका मकसद
चित्राल को और हमारे कबीले को बदनामी से बचाना है। रुस्तम एक ऐसा पर्दा है जिसमें हमारे सारे ऐब और हमारी सारी खामियां छुप जाएंगी। आपने देखा आज किस तरह रुस्तम की बात सुन के किसी सरदार ने 6 घोड़ों के मुतलिक नहीं पूछा, किसी के जहन में क्यों और किस लिए जैसा सवाल नहीं आया। किसी ने नहीं कहा कि रहने दें, 6 घोड़े ठीक हैं। सबने कहा खान जी आपको सराहा, आपकी तारीफ की। मगर गाज़ान रुस्तम हम नहीं दे सकते, तुम जानते हो। वो सख्ती से बोला, जानता हूँ। उसने शाने ढीले छोड़ दिए। मगर मैं इस वक़्त रुस्तम को किसी और तरह से सोच रहा हूँ। दोनों भाइयों ने एक-दूसरे को नासमझी से देखा। किस तरह से? मुजाहिद उलझा। चचा, इस दफ़ा चित्राल की टीम का कप्तान इब्तिहाज है। अगर ऐसा हो कि आखिरी दाँव इब्तिहाज खेल ले तो? अगर रुस्तम इब्तिहाज को मिल गया तो हमारी इज़्ज़त भी बच जाएगी और रुस्तम रुस्तम भी कहीं नहीं जाएगा। उसने चमकती आँखों से दोनों को बारी-बारी देखा। और इब्तिहाज ने आखिरी दाँव नहीं खेला तो? ये तो एक खतरा है, आखिरी दाँव तो कोई भी खेल सकता है। यूसुफ खान बोला, और अगर खिलाड़ियों को पता चला कि रुस्तम इनाम में मिलेगा, तो कौन इब्तिहाज को आखिरी दाँव खेलने देगा? कौन इतना बेवकूफ़ होगा? मुजाहिद ने बेपरखी सी उड़ाई। और रुस्तम की बाबत जानकर हर खिलाड़ी जान लगाएगा। मुझे फ़खरुद्दीन ने बताया कि 6 घोड़ों के इनाम का सुनकर इस दफ़ा उनके खिलाड़ियों ने सारा दिन, सारी रात मशक़ें की हैं। मुझे नहीं लगता कि इब्तिहाज आखिरी दाँव खेल पाएगा। यूसुफ खान ने तरदीद करते हुए कहा, वो खेलेगा तायाजान, दोनों टीमें उसे मजबूर करेंगी ऐसा करने के लिए। यूसुफ खान आगे हुआ, कैसे? हम दोनों टीमों को धमकाएँगे, उनको डराएँगे कि अगर किसी ने इब्तिहाज को आखिरी दाँव ना खेलने दिया, तो वो हमारा खुलेआम दुश्मन होगा और जब हम चाहें उनकी जान ले लें। यूसुफ खान के तलवों से लगी सर में गुंजी। क्या कह रहे हो तुम गाज़ान, तुम होश में हो? वो बुरी तरह बरहम हुए। चचा जान, हम सिर्फ धमकाएँगे, चित्राल तो पहले ही आपके दबदबे का शिकार है। आपने बूढ़ी घोड़ी के सिलसिले में जेल की काल कोठरी में डाले इन 7 मुलाज़मों की वजह से आज तक चित्राल के कबाइल का फ़र्द-फ़र्द आपके नाम से खौफ खाता है। हमारी टीम से कोई ऐसी गद्दारी नहीं करेगा और धमकाने, डराने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। रही बात गिलगित की, तो तो वो खुद देख लूँगा। वहाँ का कोई भी खिलाड़ी गद्दारी नहीं कर सकेगा। वो पुरे एतमाद था। मैं क्यों किसी को नाहक डराऊँगा? गाज़ान, वो बेचारे बच्चे गिलगित से बड़ी चाव से शहनूर खेलने आए हैं। मैं उन्हें कैसे? यकदम उनका दिल तड़पने लगा। खान जी, हम हकीकत में थोड़ा ही नुकसान पहुँचाएँगे। हम सिर्फ डराएँगे। मुझे नहीं लगता आपके डराने के बाद कोई अपनी जान का सौदा करेगा। नहीं, नहीं। वो मचलते हुए पीछे हो गए। ऐसा नहीं करो, बच्चे डर जाएँगे मुझसे। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मशक़ें की हैं। बड़ी चाहत से शहनूर खेलने आए हैं हमारे साथ। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो रुस्तम चला जाएगा और उसके बाद ज़्यादा मसाइल बनेंगे। उसे सपाट लहजे में कहते हुए बावर कराया। यूसुफ खान ने बेचारगी से उसे देखा। रुस्तम गुलेलाला का था। वो गुलेलाला को इल्म में लाए बगैर इतना बड़ा कदम उठा रहे थे। सरवर खान ने यूसुफ खान को हिदायत की थी कि रुस्तम सिर्फ़ और सिर्फ़ गुलेलाला का है, क्योंकि उसकी माँ बलोरी को कलीमुल्लाह लेकर आया था। रुस्तम पर किसी हवेली में किसी का हक नहीं। जहाँ उन्होंने अपने बाप की सारी वसीयतें पूरी की थीं, उनमें यही रह गई थी जिसे वो 10 साल के बाद पूरा करना चाहते थे। मेरे ख्याल से गाज़ान ठीक कह रहा है। मुजाहिद खान ने कुछ सोचते हुए हमायत की। यूसुफ खान ने सर पीछे सोफे पर गिरा दिया और पेशानी को उंगलियों से मसलने लगा। वो शिशुपंज में मुब्तला हो गए थे। गाज़ान उनको यूं परेशान देखकर आगे आया और सोफे के किनारे पर जम गया। खान जी, हमारे पास उसके अलावा कोई चारा नहीं है। शहडोल में 4 दिन रह गए हैं। आज खिलाड़ी भी चले गए हैं। शायकीन, मेहमान, इंतज़ामिया और सयाह हज़ारों की तादाद में शहडोल पहुँच गए हैं। वहाँ के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। बड़ी तादाद में मीडिया और दीगर सहाफ़ती प्लेटफ़ॉर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आ गए हैं। वक़्त बहुत कम है। हम लोग भंवर में फँसे हुए हैं। मेरे पास हम सबको बचाने का यही वाहिद हल था, जो मैंने आपको बता दिया। वो रिसान से बोलते हुए एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। अगर किसी ने मोरोसियत का इल्ज़ाम लगा दिया तो? उन्होंने पेशानी से उँगलियां हटाते हुए दुरुस्ती से पूछा। इब्तिहाज अच्छा खिलाड़ी है भाईजान, पिछले 7 साल से वो पोलो खेल रहा है। वो अलग बात है कि शंदूर में उसे मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे ग्राउंड में वो हर रोज़ खेलता रहा है। वो घुड़सवारी और पोलो का मंझा हुआ खिलाड़ी है। कोई भी उसकी काबिलियत पर मोरोसियत का शक नहीं कर पाएगा। और फिर ये सब की आंखों के सामने होगा, हज़ारों कैमरों के सामने, सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। मुजाहिद खान को तसल्ली थी। बिल्कुल खान जी, कोई क्यों उसकी मौरूसियत पर शक करेगा? गाज़ा ने चमक के उनको देखा कि शायद अब मान जाएँ। और अगर कोई हमारी धमकी से ना डरा तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। गाज़ा ने सख्ती से तरदीद की। आपको शायद अपने रोब और दबदबे पर यकीन ना हो, लेकिन मैंने लोगों की नज़रों में आपका खौफ और आपका डर देखा है। लोग कतई आपके खिलाफ नहीं जाएँगे और ना ही आपसे बराह रास्त दुश्मनी मोड़ लेंगे। नहीं गाज़ान, ऐसा नहीं है।
لوگوں میں سردار یوسف کی اب کوئی عزت نہیں ہے، وہ دکھ سے بولے۔ آپ کو پتہ ہے خان جی، غازان نے صوفے سے تھوڑا پیچھے کھسک کر خود کو ریلیکس کیا۔ لوگوں کی چاہ حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، پہلا محبت، دوسرا تشدد۔ اس طرح کوئی بھی جنگ جیتنے کے دو قاعدے ہوتے ہیں: اول، اپنی طاقت دشمن کے لشکر سے دگنی کر دینا، دوم، دشمن کو اس کے کمزور پہلوؤں سے پکڑ لینا۔ میں نہیں جانتا یہ قول کس کا ہے، مگر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب سیاست میں الیکشن کے دن قریب آتے ہیں تو سیاسی لیڈر دو طرح سے ووٹ حاصل کرتے ہیں: نمبر ایک، وہ رشوت دیتے ہیں، نمبر دو، وہ اپنے کسی قریبی کو مروا کر لوگوں سے ہمدردی کا ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ ہم اس وقت آخری حربہ آزمائیں گے۔ کمرے میں کرنٹ دوڑ گیا۔ کیا کہا؟ یوسف خان کو سماعتوں پر گمان ہوا۔ خان جی، کل میں گل لالا اور اس ڈاکٹر کو کالاش لے کر گیا تھا۔ کالاش میں جمان چاچا کے سوتیلے بیٹے کے لڑکے بہرام نے گل لالا پہ حملہ کیا ہے۔ اس نے حملہ دراصل ڈاکٹر کا بیگ چھیننے کے لیے کیا تھا۔ گل نے فطرت سے مجبور ہو کر مزاحمت کی، جس سے اس نے حملہ کرتے ہوئے گل کے کندھے پر کٹ لگا دیا۔ میں نے تحقیقات کرائیں تو وہ صبح ہی پکڑا گیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ صرف ڈاکٹر کا ہی نہیں، اس بدماش نے کئی سیاحوں کو لوٹا ہے۔ وہ نشئی ہے، دن رات چرس پیتا ہے، اپنی چرس کے لیے اب وہ یہ خطرناک کام کرنے لگا ہے۔ کالاش کے لوگ اس پر نادم تھے اور ہمیں معلوم ہونے کے بعد اس کی سزا کے منتظر بھی ہیں۔ وہ رسانیت سے کہتے ہوئے آگے ہوا اور ذرا دھون سے بولا، خان جی، آپ نے چترال میں ہر مجرم کو سزا دی ہے، چاہے وہ جرگے سے ہو یا خود فیصلہ کر کے۔ کل گل کے ساتھ جو ہوا، ہم اس کے بدلے بہرام کو 3 جرائم کی سزا دیں گے۔ اس نے انگلیوں پر گننا شروع کیا۔ اول، اس نے چوری کی، دوم، اس نے لڑکی پر حملہ کیا، اور تیسرا، وہ ٹھہرا، آواز مدھم ہو گئی، اس نے گل پر حملہ کیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یوسف خان بری طرح برہم ہوا۔ کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے، ایک سیاسی لیڈر کی طرح سوچے خان جی۔ ہم نے بہرام کو ویسے بھی سزا دینی ہے، اگر ہم اسے ایسی سزا دیں کہ پورا چترال اور گلگت ڈر جائے تو میرا نہیں خیال کوئی ابتہاج کو آخری داؤ کھیلنے سے روکے گا۔ وہ بڑی سمجھداری سے بولا تو مجاہد خان سر تسلیم خم کرتے ہوئے مسکرایا۔ وہ 30 سال کا لڑکا واقعی بہت ذہین تھا۔ اگر یوسف خان نے اسے سرداری کے لیے چنا تھا تو باخدا بالکل ٹھیک چنا تھا۔ یوسف خان کو کافی حد تک بات سمجھ آ گئی تھی اور امید کی حد تک وہ راضی بھی ہو گئے تھے۔ رستم ہمارا آخری سہارا ہے خان جی، آخری کسوٹی ہے، اگر یہ ہاتھ سے گئی تو ہم بری طرح رسوا ہو جائیں گے۔ سوچیں، تحمل سے سوچیں اس بارے میں۔ اسے یوسف خان کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ وہ پھر سے پیشانی مسلنے لگے۔ غازان، بہرام کہاں ہے؟ مجاہد خان نے تلخی سے پوچھا۔ ساجد خان کی تحویل میں ہے چچا، میں نے اسے گرفتار کروا دیا ہے، وہ تسلی سے بولا، پھر یوسف خان کو دیکھا۔ اور خان جی، ساجد خان آپ کے حکم کا منتظر ہے، آپ حکم دیں تو وہ اپنا کام شروع کر دے۔ کل بلاؤ اسے جوسٹ میں، تب تک میں اس مردود کی سزا کے بارے میں سوچتا ہوں۔ وہ دانت پیس پیس کے بولے۔ جی خان جی، غازان نے تائید میں سر ہلایا۔ لیکن غازان، انہوں نے تنبیہی نظر سے اسے دیکھا، اس سارے منصوبے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، تم جانتے ہو یہ ایک نازک معاملہ ہے، ذرا سی اونچ نیچ ہوئی تو رستم بھی ہاتھ سے جائے گا اور میں گلے لالا کے سامنے رسوا ہو کر رہ جاؤں گا۔ خان بابا کی وصیت کی عدم تکمیل مجھے قبر تک لے جائے گی۔ میں نے ان 18 سالوں میں بہت بوجھ اٹھائے ہیں، میں مزید کوئی بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ وہ تکان سے کہنے لگے، پھر سے دستار کا بوجھ بھاری ہو رہا تھا۔ آپ فکر مت کریں خان جی، جس طرح میں نے باقی سب سنبھال لیا ہے اس طرح میں یہ معاملہ بھی دیکھ لوں گا۔ وہ مسکرایا اور اس پورے مکالمے میں یہ پہلی خفیف مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری تھی۔ یوسف خان نے سر ہلا دیا۔ انہیں تسلی نہیں ہوئی تھی، بس ایک کمزور سی امید بن گئی تھی۔ جس طرح سمندر میں ڈوبنے والے والا تنکے کو دیکھ کے مسکرانے لگتا ہے، اسی طرح یوسف خان بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ یہ امید ابتہار سے نہیں تھی، یہ امید غازان سے تھی۔ پچھلے 1.5 سال سے جس طرح اسے معاملات سنبھالے تھے، ان کو خود کی حکمت عملیوں سے زیادہ غازان کے منصوبوں پر بھروسہ ہو گیا تھا۔ 18 سال سے جو بوجھ وہ اٹھا رہے تھے، وہ بوجھ غازان نے 1.5 سال میں ان کے جھکے ہوئے کندھوں سے اتار لیے تھے۔ اب ان کے کندھے بھاری نہیں تھے، بس 18 سال سے لدے بوجھ کی وجہ سے ہمہ وقت درد کرتے رہتے تھے۔ خان جی، غازان کہتے کہتے رکا۔ دونوں بھائیوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ وہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ پہلے والا مطمئن غازان اب وہاں نہیں تھا۔ یوسف خان بے چینی سے آگے ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ شاہ سردار، اس نے تھکی تھکی سی سانس نکالی، وہ نہیں مان رہے۔ میں نے بہت سمجھایا ہے، کل سارا دن میں وہاں رہا، شکار بازی میں اسی وجہ سے شرکت نہیں کر سکا کہ شاہ سردار کو منانے جانا تھا۔ میری اتنی منتوں، کوششوں اور ترلوں کے باوجود وہ نہیں مانے۔ یقین جانیے چچا، میرا دل چاہ رہا تھا میں دستاری سے دستبردار ہو جاؤں۔ نہیں چاہیے مجھے یہ عہدہ، اس قدر تضحیک، اس قدر مشکلات تو ڈاکٹر بننے والے بھی نہیں اٹھاتے جس قدر میں نے ان 2 ماہ میں اٹھائی ہیں۔ اس نے گہری سانس چھوڑ دی، آنکھیں بلا وجہ نم ہو رہی تھیں۔
वाज़ान यूसुफ खान ने मचलकर उसके हाथ पर अपने हाथ से दबाव डाला। किससे फ़र्क पड़ता है शाह सरदार के आने या ना आने से? चित्राल की दस्तार को नहीं पड़ता, वो आएँ या ना आएँ। तुम्हारी दस्तारी होगी और ज़रूर होगी। मैं भी देखता हूँ कि कौन-सा कबायली सरदार इसे मुतनाज़िह बनाता है। वो सपाट लहज़े में बोले। मगर खान जी, ये सरदारी का असूल है, वो नहीं आए तो मेरी सरदार कबूल तुम्हारी सरदारी ज़रूर कबूल होगी और मैं उनसे ये सरदारी कबूल करवा के ही दम लूँगा। वो गाज़ान की बात काटते हुए दो टोक लहजे में बोले। गाज़ान ने ममनूनियत से उन्हें देखा और घायल सा मुस्कुरा दिया। शाह सरदार हमारा सब्र आज़मा रहा है भाईजान। हम कब से उसे नरमी और मोहब्बत से समझा रहे हैं। वो है कि ज़िद्दी बच्चे की तरह अड़ा हुआ है, मुजाहिद करिख्तगी से कहने लगा। वो हमारी मोहब्बत और हमारी नरमी का गलत फ़ायदा उठा रहा है मुजाहिद। उसे लगता है कि शायद हम मजबूर हैं, मोहताज हैं, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो सर्द लहजे में बोले। मैं सिर्फ दस्तारी का उसका लिहाज कर रहा हूँ। एक दफ़ा दस्तारी हो जाने दो, फिर मैं देखता हूँ कि वो किस तरह हमारे लिए मुश्किलात बढ़ाता है। मैं तो कहता हूँ उसे सरदारी से बरतरफ कर दें। जब आप हैं तो कैलाश को किसी नंबरदार की क्या ज़रूरत? मैं ऐसा नहीं कर सकता मुजाहिद, कैलाश मेरा हिस्सा है, उसको हर हाल में नंबरदार चाहिए। खैर, वो गुफ्तगू करने लगे। तुम गाज़ान ये घोड़ों वाला मामला देखो, तुम्हारी दस्तारी वाला मामला मैं देखता हूँ। जी हाँ जी, उसने सर को खम दिया। वो जानता था कि एक सरदार की मुखालफत उसकी सरदारी को कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो मोहब्बत और मुरव्वत से शाह सरदार के पास क्या था, उनके दो टोक अंदाज ने उसे तोड़ के रख दिया था। मुजाहिद खान ने घड़ी पर नज़र डाली, रात के 9 बज रहे थे। मैं जोस्त की तैयारी लेता हूँ, कल रात जश्न है, कोई कमी ना रह जाए। वो फिक्रमंदी से कहता खड़ा हो गया, गाज़ान भी साथ ही खड़ा हुआ। तुम बैठो बैठो, मत उठा करो सबके साथ। मुजाहिद उसे नरमी से पुचकारते हुए बाहर निकल गए। उसके जाते ही गाज़ान यूसुफ खान की तरफ मुड़ा। खान जी, मैं भी चलता हूँ। उसने इजाज़त तलब नज़रों से देखा। खान उसे गहरी नज़रों से देख रहे थे। तुम अपने बाप से कम-कम क्यों मिल रहे हो आज़ान? उन्होंने नरमी से उसे लताड़ा। उसने जो किया हमारे साथ किया, गुले लाला के साथ किया है। तुम्हारा तो वो बाप है। तुम तो कम से कम उससे मोहब्बत से मिलो, इज़्ज़त से मिलो। बहरहाल वो तुम्हारी दस्तारी के लिए आया है। ग़ाज़ान के चेहरे पर रंग सा गुज़र गया। जी खान जी। वो कोई बहस किए बगैर उसने तायद की। आज जोस्त की रक़्स महफ़िल की रात थी, ये आखिरी रात थी, इसके बाद शैनदूर था। हवेली में जोस्त तकरीब ज़नान खाने में मर्दों के मुकाबले ज़्यादा जोश व खरोश से मनाई जाती थी। जहाँ मर्दों में पे दर पे मुकाबलों का रिवाज था, वहीं आज चित्राल और गिलगित की ख़वातीन के माबैन टप्पों का मुकाबला था। गुल उसे चेलम जोस्ट, मटन रोस्ट कहती थी। बकौल उसके आज की रात यहाँ सिर्फ़ रोस्ट मटन खाया जाता था। चेलम जोशी या चेलम जोस्ट बहार की आमद पे कैलाश और मज़ाफ़ात में मनाया जाने वाला एक खूबसूरत मेला है। इसमें सकाफ़ती रक़्स, ढोल की थाप पे मुनक्किद होते हैं, जहाँ लोग जोक दर जोक शिरकत के लिए दूर-दराज़ के इलाकों से आते हैं। सयाहों का इन दिनों बहुत रश होता है। 1 हफ़्ते तक वादी रक़्स व सरूद और मौसीकी की धुनों से गूंज उठती है। इस त्योहार से कई रक़्स मंसूब हैं, जिनमें कालाशी ख़वातीन का रक़्स सर-ए-फ़हरिस्त है। बाद उसके जहाँ भी कालाशी रक़्स होता है, उसे जोशी रक़्स से मंसूब किया जाता है। हवेली के हर हिस्से में लगे बरकी कुमकुमे जल उठे थे। फूलों की लड़ियों के साथ-साथ जलती रोशनियों की मालाओं ने हर तरफ रूह को पुरसकून करने वाली रोशनी बखेरी हुई थी। ज़नान खाने का त्योहार लॉन में था, जबकि मर्दों का उनकी तरफ वाले लॉन में। दरमियान में हवेली के पिछवाड़े खाने और मिठाइयाँ बन रही थीं। चित्राल, अयून और करीबी गाँव के ढेरों ढेर मेहमान आए हुए थे। हवेली में शादी का समा बंधा हुआ था। मौसीकी वाली लड़कियां तबले और सतार बजा रही थीं। उनके लिए लॉन में मखसूस मसनद बनाई गई थी। खवातीन के लिए घास पे ईरानी नरम कालीन बिछाई गई थी, जिस पे गाँव तकिए रखे हुए थे, जहाँ मेहमान खवातीन बैठी हुई थीं। घर की लड़कियां, गाँव की हमजोलियां, गिलगित की मटियारियों ने खूबसूरत कपड़े ज़ेब-ए-तन कर लिए थे। एक साथ कई सकाफ़तों का मिलाप हुआ था। जहाँ गिलगित की अनारकली के साथ चित्राली पेशवाज़ का जोड़ था, जहाँ के लाशी सुनहरे आंचल के साथ अयून के गोटी शॉल मद्दे मुकाबिल थी। रोशनी, रंग, खुशबू और खुशियाँ एक साथ आई थीं। इबादा के लिए गुल ने कालाशी पशवास, जिसे शुष्ट पैरन कहते हैं, निकाला था। स्याह रंग का भारी गहरा अनारकली फ्रॉक, जिस पर नीले रंग के बड़े बड़े फूल खुदे हुए थे। इन फूलों के दरमियान छोटे छोटे शीशे लगे थे। गुल कमरे में बेड की पॉइंटी पर तैयार होकर बैठी थी। उसने अपनी ज्वेलरी का पूरा बॉक्स बेड पे उंडेल रखा था। वो इबादा के लिए कोई मुनासिब सी ज्वेलरी देख रही थी।
दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सर उठा के देखा तो सामने इबादा तौलिए से बाल खुश्क करती हुई बाहर आ गई। वाओ! गुल किसी ट्रांस में कहती हुई खड़ी हुई, सो ब्यूटीफुल। वो मुस्कुराई, तौलिया एक तरफ रखा और 2 कदम आगे आई। थोड़ा खुला नहीं है ये? उसने कमर के पास मौजूद कपड़ों को उँगलियों से मुखालिफ सिम्त खींचा। कालाशी लिबास तंग नहीं होता इबादा, ये खुला ही होता है। ये देखो मुझ पे भी खुला है। उसने अपनी बाहें खोल दीं, उसकी आस्तीन तो इबादा से भी लंबी थीं। उसने गहरी सांस ली। अब तुम ये बाकी चीज़ें भी पहन लो, फिर नीचे जाएँगे, मिठाई खाएँ और म्यूज़िक सुनेंगे और हाँ, मुझे तस्वीरें भी बनानी थी तुम्हारे साथ। गुल ने बेड से चीज़ें उठाईं और करीब आ गई। उसके हाथ में एक बेल्ट नुमा पट्टी थी और दूसरे हाथ में हलीमा सुल्तान वाली माथा पट्टी थी। दोनों के रंग उसके जोड़े से मिल रहे थे। इबादा विश्वास संभालते हुए सिंगार मेज़ के सामने बैठ गई। उसके नम बाल मोटी-मोटी लटों की सूरत में कंधों पे पड़े थे। गुल ने चीज़ें मेज़ पे रखीं, फिर ड्रायर उठाया और उसके बाल सुखाने लगी। इस वक़्त उसे अपना आप किसी दुल्हन से कम नहीं लग रहा था। अगर अहमद ने उसे इन कपड़ों में देखा तो कई महीनों तक मज़ाक उड़ाता। ये बेहद खुले, भारी और कामदार थे, जबकि वो हमेशा सादे और हल्के कपड़े पहनती थी। गुल ने उसके बाल सुखा दिए, फिर कंघी की मदद से उसके बालों की दरमियान से मांग निकाल के 2 चुटियाँ बनाईं। दोनों चुटियों को जब उसने उसके दोनों कंधों पे आगे को डाला तो इबादा की हँसी छूट गई। स्कूल की बच्ची लग रही हूँ मैं। ये यहाँ का मकामी रिवाज है। सबने इसी तरह चुटिया बनाई होंगी। उसने बेसाख्ता गुल को देखा। उसने भी बनाई थी। मैं इस तरह बाहर जाऊँगी, इबादा को हिचकिचाहट महसूस हुई। अरे नहीं, ये है ना। गुल ने वही कामदार बेल्ट उठाया जिस पे एक टोपी सी बनी हुई थी। गुल ने टोपी उसके सर पे पे सेट की और बेल्ट को उसके बालों के पीछे रख दिया। टोपी बेहद भारी थी। इस टोपी पे आगे ऐन माथे के ऊपर एक बड़ा सा नीले रंग का पंख लगा हुआ था। कालाशी उसको दुपट्टे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब देखो, गुल ने उसकी टोपी में चंद पिन्ने लगाईं, टोपी उसके सर पे ठहर गई। इबादा की आंखें खुशगवार हैरत से खुल गईं। वो बिल्कुल कालाशी लग रही थी। गुल ने उसके गले में नीली मोतियों की बड़ी सी माला पहनाई जो कई तहों पर मुश्तमिल थी। इबादा की गर्दन वजन से झुक गई, मालाएं भारी थीं। गुल ने उसे हल्का मेकअप किया, काजल लगाया। चंद मिनट बाद वो मुकम्मल तैयार हो गई थी। गुल ने पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखे। तो मिस लाहौर कैसा लगा मिस चित्राल बनते हुए? बहुत, बहुत, बहुत अच्छा, फीलिंग्स सो अमेजिंग। वो आईने में देखते हुए मसहूर-कुन अंदाज में बोली, "चलें अब?" गुल ने पूछा। हाँ, चलो, वो खड़ी हो गई। वो दोनों अपनी-अपनी पेशवाज़ें सँभालती हुई नीचे आईं। सहन में बच्चे किकलियाँ डाल रहे थे। उनमें इब्राहिम और माद भी था। वो चोर पुलिस खेल रहे थे। इब्राहिम पुलिस वाला बना हुआ था। उसने हाथ में नकली बंदूक उठाई हुई थी। "गुल, गुल!" भागती हुई गुल को उसने वापस खींचा। हाँ, वो चौंकी। इन बच्चों के साथ मेरी तस्वीर बनाओ, भाई को दिखाऊंगी। इबादा ने अपना फ़ोन निकाल के उसे पकड़ाया और खुद सहन में बच्चों के पास आ गई। उसने झुक के बच्चों से कुछ कहा। बच्चों ने यकदम ही उसके गिर्द बाड़ सी बना ली। इबादा ने एक बच्ची को गोद में उठाया, बाकियों को आस-पास खड़ा किया और तस्वीरें उतरवाईं। तस्वीर के बाद उसने गोद वाली बच्ची के गाल चूमे, फिर उसे नीचे उतारा और गुल के पास आई। लाओ, एक तस्वीर हम दोनों भी लेती हैं। उसने गुल के कंधे पे हाथ रखा और सेल्फी ली, फिर फ़ोन नीचे करके तस्वीर देखी। अहमद साहब, आपकी होने वाली बीवी देख ली है मैंने चित्राल में। अब आपको पता चलेगा कि बीवी कहते किसे हैं। वो होंठ दबा के दिल ही दिल में सोचने लगी। गुल को पता ही नहीं चला। आसमान से तारे सिमट गए थे। अंधेरे में दूर पहाड़ों पर बिजलियां चमक रही थीं। तेज हवा से लॉन में मौजूद एजाजी अशिया उड़ रही थीं। कालीनों पर बैठी मेहमान खवातीन राग अलापने वाली लड़की को दाद दे रही थीं। वो दोनों चलते बाहर आईं तो मौसीकी की धुनें कानों में पड़ीं। गीत गाने वाली लड़की नया राग छेड़ रही थी। इबादा की आंखें हैरत से फैल गईं। ये जगह बहुत हसीन लग रही थी। वो महव सी कदम लेती आगे आई। उसकी मुंडी चारों तरफ घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाहौर की गलियों में चांद रात उतर आई हो। कालाशी लड़कियां गोल दायरे में पैरों से पैर मिला के थिरक रही थीं। वो कभी बाएं और कभी दायां पैर फुटबॉल को किक करने वाले अंदाज में आगे करती, थिरकती, फिर पीछे हो जाती। उसने फौरन अपना फ़ोन निकाला। तुम इनकी वीडियो मत बनाना, ये लोग बुरा मान जाते हैं। गुल ने जल्दी से उसे टोका। ओह! उसने खजालत से फ़ोन पीछे फ़ौरन नीचे किया। वैसे तुम मेरी तस्वीरें ले सकती हो, गुल ने आँख मीच के कहा। इबादा मुस्कुराई। रेशम यहीं मौजूद थी, हमेशा की तरह काम में जुटी हुई। उसका पशवास ज़र्द और स्याह था। उसके सर पे टोपी भी ज़र्द थी। वो हाथों में परात लेके मेहमानों को ज़ाफ़रानी शरबत दे रही थी। वो दोनों सीधा आलिया बेगम के सामने रखे जहाज़ी साइज़ कुशन पे बैठ गईं। आलिया बेगम टेक लगाए रान पे उँगलियाँ बजाते हुए सामने
मसनद पर बैठी एक चित्राल और दूसरी गिलगित की लड़की को दाद दे रही थीं। उसे आता देख के तकल्लुफ़ से मुस्कुराईं। गुल ने नज़रें फेर लीं। मसनद पर बैठी लड़कियां एक दूसरे से टप्पों का मुकाबला कर रही थी। टप्पे मकामी जुबान में थे। इबादा के सर के ऊपर से गुजर रहे थे, मगर म्यूजिक अच्छा था। तबला, रुबाब और लड़कियों की आवाज़ बहुत अच्छा साज बना रही थी। गिलगित की लड़की ने एक लंबा सतर खींचा। महफिल में तालियों और वाह वाह की आवाज़ें गूंज गूंज गईं। इबादा ने चौंक के सबको देखा। वो ऐसे उछल रहे थे जैसे रेसलिंग में एक फरीक ने दूसरे को पिछाड़ दिया हो। पता है इस लड़की ने अभी क्या कहा है? गुल ने उसके कान के करीब झुक के सरगोशी की। क्या? आज से 20 साल पहले गिलगित के बड़े सरदार ने जब अपने बेटे को दस्तार पहनाई, तो जैसे ही वो कुर्सी से खड़ा हुआ, दस्तार लुढ़क के नीचे गिर गई। 2 मिनट पहले पहनाई थी, 2 मिनट बाद गिर गई। वो ताली पे ताली मार के जोर-जोर से हँसने लगी। उस लड़की ने वही याद दिलाया है, कह रही है पगड़ी नहीं संभली राज्य से, पूरा बल्तिस्तान संभालने चला था। इबादा के होठों पर तबस्सुम भी फैल गया, तो वो सब यहाँ एक दूसरे की टाँग खींच रहे थे। सकाफ़तों का ये ज़ायक़ा उसे पहली बार चखा था। अक्सर शादियों पर लड़के और लड़की वाले एक दूसरे की टाँगें खींचते हैं, मगर यहाँ 2 कबीले एक दूसरे को उसकी गलतियाँ और कोताहियाँ याद दिला रहे थे। ये किसी किस्म का तंज़ नहीं था, किसी किस्म की दिल आज़ारी नहीं थी, बल्कि ये एक मज़ाहिया पहलू था। इसमें एक फ़रीक दूसरे से नाराज़ नहीं होता था, बल्कि खुले दिल से दूसरे की ऐसी पोल खोलता कि सारी महफ़िल छनछना उठती। और मज़े की बात तो ये थी कि उन्होंने हर कारनामे को 2 सत्रों में समेट के उसका टप्पा बना लिया था। चंद लफ्ज़ों से अहले महफ़िल को सारी कहानी याद आ जाती थी। इसमें दिनों या सालों का फ़र्क नहीं था, ये सदियों की कोताहियों को भी दोहरा रहे थे। गुल उसे हर टप्पे का तर्जुमा करके दे रही थी। वो तर्जुमे से ही इतनी लुत्फ़अंदोज़ हो गई थी कि पेट में दर्द उठने लगा था। गिलगित और चित्राल के लोगों के पास बहुत मज़ाहिया कहानियाँ थीं। जो लड़की गिलगित की धुलाई कर रही थी, वो काफ़ी माहिर लग रही थी। गिलगिती लड़की टप्पे के बाद फ़ौरन अपना टप्पा पड़ती और यूँ गिलगित की लड़की को बारी नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था उसने बल्ती कबीले की जद्दी-पुश्ती रिवायात रट रखी हैं। कुछ देर गुज़री जब चित्राल बाज़ी ले गया। गिलगित की लड़की ने चित्राली लड़की को 6 टप्पों का जवाब नहीं दिया था और यूँ चित्राल ने 6 टप्पों से जीत गया था। इसी लम्हे आलिया बेगम माथे पर बल डाले अपने शाल सँभालते हुए खड़ी हो गईं। उनके अदब में सभी उठ गए। पीछे लंबे से अरसे में कालाशी रक़्स चल रहा था। दरमियान में आग का अलाव सुलग रहा था। शोले चिंगारियाँ छोड़ते हुए हवा में तहलील हो रहे थे। आलिया गोदाई को अपनी हार हज़म नहीं हो रही थी। वो अलाव के पास गई और थिरकती लड़कियों को रोका। सब ठहर गईं और चौंकते हुए उन्हें देखने लगीं। मैं ये हार तस्लीम नहीं करती, वो दो टोक अंदाज में बोली। महफिल यकदम खामोश हो गई। मेरे गिलगित के इतने कारनामे नहीं जितने चित्राल के हैं, मगर मैंने ज़र्फ़ बड़ा किया और वो पोल नहीं खोले जो अगर मैं खोलती तो ये बाज़ी भी मेरी थी और वो बाज़ी भी मेरी होती। वो बोलीं तो चारों तरफ खड़े मजमा में बेचैनी दौड़ गई। चित्रालियों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई, माना कि उनके कारनामे बड़े थे, लेकिन उन पर पर्दा पड़ा हुआ था। इस महफिल का मकसद किसी का की इज्जत पामाल करके उसे रुसवा करना नहीं था, बल्कि वो कोताहियाँ जो सबके सामने कम अक्ली या लाशौरी तौर पर हुई थीं, उनकी याद ताज़ा करना था। ये एक मज़ाहिया महफिल के सिवा कुछ नहीं था, मगर आलिया ने सारे शायद संजीदगी से सारे टप्पे ले लिए थे। बीजान ने उनकी बात सुनकर ज़हर का घूँट पिया। मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़कियों के साथ रक़्स में मुकाबला किया जाए। जो जो थक कर गिरी वही कबीला हारा हुआ माना जाएगा। फरसुंदा बीजान, क्या आपकी लड़कियों में इतनी ताकत है कि मेरी लड़कियों से रक़्स में जीत सकें? उन्होंने किसी लीडर की तरह कहते हुए उन्हें ललकारा। बीजान खामोश हो गईं। हर साल यही मुकाबले होते थे, रक़्स का मुकाबला कभी भी नहीं हुआ था और बीजान की लड़कियों को थिरकना नहीं आता था। जो लड़कियाँ थिरक रही थीं, वो कलाशी थीं। कबीले का हिस्सा नहीं थीं। उन्होंने आस-पास खड़ी लड़कियों को देखा जो एक-एक कदम पीछे हो गई थीं। मैंने कुछ पूछा है खरसुंदा बी, क्या आपकी लड़कियाँ मेरी लड़कियों से मुकाबला करेंगी? उनकी लड़कियाँ एकदम ही सामने आ गई थीं, जैसे चित्रालियों को ललकार रही हों। गुल और इबादा पीछे तज़ब्ज़ब से खड़ी देख रही थीं। आलिया गोदाई की नीम शक्ल उन्हें नज़र आ रही थी। मेरी लड़कियाँ थिरकती नहीं हैं आलिया गोदाई, उन्होंने सपाट लहजे में कहा। अच्छा, मैंने तो सुना है जिसको अपना सकाफ़ती रक़्स नहीं आता वो खुद को किसी नस्ल से मंसूब नहीं कर सकता। आलिया ने टॉन्ट किया। नस्ल या ख़ानदान से महज़ थिरक की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ़ मिरासी मुंसलिक होते हैं, खोवारी नहीं। बातें अच्छी कर लेती हैं बीजान आप, लेकिन हमें इस वक़्त दोनों कबाइल का फ़ैसला करना है। आप अपनी लड़कियाँ आगे लाएँ, नहीं तो ये जीत हमारी हुई। उन्होंने खुला चैलेंज रखा। बीजान ने मोटी चच्ची को देखा, जिन्होंने पलवशी को अंदर भेज दिया था। फिर उन्होंने बरीखना को देखा, जिसकी बेटियां पल्लुओं से मुंह छुपा रही थी। नीज कोई भी तैयार नहीं था। गुल के कबीले पर सवाल उठा तो वो तेजी से आगे गई। मेरी लड़कियों को रक्स
آتا ہے اور بہت اچھے سے آتا ہے۔ گل نے درستی سے ان کی بات کاٹی، اس کے سامنے سے یکدم بھیڑ ہٹی، راستہ بنا۔ وہ اپنے آنچل کو کمر میں کراس میں باندھ کے آگے آئی۔ کہیے عالیہ صاحبہ، کس کو کے ساتھ تھرکنا ہے، میں تیار ہوں۔ عالیہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں نے لڑکی نہیں، لڑکیاں کہا ہے۔ پہلے مجھ سے تو جیت جائیں، آپ کی لڑکیاں بھی آ جائیں گی۔ وہ جوش سے کہتی کالاشی لڑکیوں کے پاس گئی۔ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، جگہ بناؤ، مقابلہ ہونے والا ہے۔ لڑکیاں تیزی سے پیچھے چلی گئیں، جگہ خالی ہو گئی، میدان تیار ہو گیا۔ عبادہ ہونٹ کاٹ کے دلچسپی سے گل کو دیکھنے لگی۔ اسے بھی رقص آتا ہے؟ بے جان فخر سے مسکرائیں اور پشت پہ سردارنی کی طرح ہاتھ باندھ کے ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ ان کے دائیں بائیں موٹی چچی اور بریکھنا کھڑی تھیں۔ گل کے ساتھ 6 لڑکیاں تھیں اور وہ اکیلی تھی۔ رقص ایسا تھا کہ تبلے کی تھاپ اور سازندے کی ساز پر اعضاء ایک جیسے تھرکنے تھے۔ ہاتھوں اور پیروں میں ایسی لچک اور بناوٹ ہونی چاہیے، یہ وہاں ڈم نکلے تو یہاں پیر میں بھی ڈم ڈمائیں۔ عالیہ گل کو دیکھ کے کھٹک کر شکار ہو گئی تھی۔ اگر وہ لڑکی اکیلی میدان میں قبیلے کی عزت رکھنے کے لیے آئی تھی تو وہ ہار کے ہرگز جانے والی نہیں تھی۔ ان کی لڑکیاں مشاق تھیں، پھرتیلی تھیں اور کئی ساتوں تک رقص کر سکتی تھی، لیکن وہ گھڑ سوار تھی۔ وہ فٹ اور صحت مند تھی، اس کا تھک کے گرنا مشکل تھا۔ آگ کا الاؤ ہوا سے بھڑک اٹھا، اس کے عقب میں گل آگے اور 6 لڑکیاں پیچھے تھیں۔ وہ پرسکون تھی، چہرے پر اعتماد اور جلغار نظر آ رہا تھا۔ پیچھے لڑکیاں بھی اسے ٹف ٹائم دینے والی تھیں۔ یکدم تبلے کی تھاپ پڑی اور ساتوں سنہری پشواز والی لڑکیاں تھرکنے لگیں۔ گل غیرت ناہید تھی، اس کے اعضاء کے زاویے اور پیمائشیں لڑکیوں پر بھاری پڑ رہی تھیں۔ اس نے اپنا ٹھسا ٹھس کے بموجب کبھی نہیں جیتنا تھا۔ وہ تب جیت سکتی تھی جب پیچھے والی کو ہرا دیتی۔ یہ تو گل بھی جانتی تھی، اسے تھرکنا برائے نام آتا ہے۔ وہ ان نچ بلی لڑکیوں سے جیت نہیں سکتی جو اتنی مشقیں کر کے آئی ہیں اور سارے میدان ان کو یوں چیلنج کیا ہے۔ مگر وہ ایک داؤ جانتی تھی، خود کے جیتنے کا نہیں، دوسروں کو ہرانے کا۔ اس نے تھرکتے تھرکتے قدم پیچھے پیچھے لینا شروع کر دیے۔ لڑکیاں جو پیچھے تھرک رہی تھی وہ مجمع میں تھیں۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھا تو پیچھے ہو گئیں۔ گل نے ان کے درمیان والی جگہ پکڑ لی۔ بظاہر تو وہ تھرک رہی تھی، لیکن اس کے خرافاتی دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ تبلچی اور سازندے نے جب زور زور سے ساز نکالنے شروع کیے تو گل ایڑیوں پہ گول گول گھومنے لگی۔ گھڑ سواری نے اس کے دماغ کو اتنا چکرا دیا تھا کہ وہ گھومنے سے چکراتی نہیں تھی۔ اس نے باہیں کھول دیں، اس کے لمبے اور مضبوط ہاتھ جب یکدم سے ساتھ کھڑی لڑکیوں کی کمروں بازوؤں، سروں اور پیٹوں میں لگے، وہ کرب سے چیخنے لگیں۔ گل جہاز کے پنکھوں کی طرح گول گول گھوم رہی تھی۔ لڑکیاں جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہو رہی تھیں۔ عبادہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی دبائی۔ عالیہ منہ کھولے صدمے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ گل نے باہیں نہیں سمیٹی، وہ دھڑا دھڑ لڑکیوں کو مار رہی تھی۔ کئی بار بند مٹھیوں کے گھونسے پڑے تو وہ خود بخود ہار مان کے میدان چھوڑ گئیں۔ گل گھومتی رہی، طبلہ بجتا رہا، ساز نکلتا رہا اور جیسے ہی طبلہ رکا وہ ٹھہری اور آرام سے زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ تھرک ختم کرنے کا انداز تھا۔ اس نے سر جھکایا، ادب سے پھر مسکرا کر اٹھایا۔ سامنے دیکھا تو لڑکیاں اپنے بازو، سر اور کمر پکڑ کر کرا رہی تھیں۔ وہ چونک کر کھڑی ہوئی اور تیزی سے یہاں وہاں دیکھا۔ میدان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں گئیں آپ کی لڑکیاں؟ گل نے عالیہ گودائی کو دیکھا جو ایک لڑکی کی کمر سہلا رہی تھی۔ وہ گل کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھی جان ذرا فاتحانہ انداز میں نیچے آئی اور عالیہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ معاف کرنا عالیہ، میں نے کہا تھا میری لڑکیوں کو تھرکنا نہیں آتا۔ تو تھرکنا سکھائے نا، وہ دانت پیس کے بولی۔ آئندہ سکھا دوں گی، پہلے اس مقابلہ کا فیصلہ کر لیں۔ بی جان نہایت خیر خواہی سے بولی۔ ہارے ہو تم لوگ، سب ہارے ہو، عالیہ جل جل کے کہہ رہی تھی۔ چترال کی لڑکیاں ہنس رہی تھی۔ گل نے برا سا منہ بنایا۔ کیوں ہارے ہیں؟ اتنا اچھا سا ڈانس تو کیا ہے ہم نے۔ اسے ڈانس کہتے ہیں؟ یہ ڈانس تھا؟ میرا ڈانس تو ایسا ہی ہے۔ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ اسے ڈانس نہیں کہتے، اسے سونامی کہتے ہیں۔ جا کے پہلے ڈانس کے مفہوم سیکھ کے آؤ۔ وہ بہت غصہ تھی۔ گل نے دانت نکالے۔ آپ ہار گئی ہیں، ہم جیت گئے ہیں۔ دیوان چترال زندہ باد، کھوار زندہ باد۔ وہ ان کے سینے پر سانپ لوٹاتی لان کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور پیروں سے چپل نکالے۔ تم ہاری ہو، نعرے بازی مت کرو، تم سب ہارے ہو، آئندہ بھی ہارو گے، ہم تمہیں شندور میں ہرائیں گے، سمجھے تم لوگ؟ عالیہ بہت کرخت ہو رہی تھی۔ خود بھی جان بھی یہ معاملہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آخر ان کو ہوا کیا تھا؟ آپ ہار تسلیم کر لیں عالیہ گودائی، آپ کو تسلی ہو جائے گی۔
ہم نہیں ہارے، تم نے بے ایمانی کی ہے۔ ہاں ہائے، الزام لگا رہی ہیں مجھ پہ؟ گل نے صدمے سے دیکھا۔ آپ کی 6 لڑکیوں پہ میں اکیلی بھاری ثابت ہوئی ہوں۔ تم ہاری ہو، تمہارا قبیلہ ہارا ہے، تم سب ہارے ہو، آئندہ بھی ہارو گے۔ تمہیں ہم شندور میں ناکو چنے چبوائیں گے اور تمہارے وہ 6 گھوڑے ہماری ٹیم جیتے گی۔ وہ سارے ہم لے کر جائیں گے، دیکھ لینا۔ وہ بری طرح گرج رہی تھی۔ گل نے سر جھٹک دیا۔ ہار برداشت نہیں ہو رہی تھی محترمہ کو۔ کیا ہوا گل، کیا کہہ رہی ہیں؟ عبادہ الجھے ہوئے انداز میں اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ گل اپنے تلوے دبا رہی تھی، اس کے پیروں میں درد ہو رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، ہار ہضم نہیں ہو رہی تو دھمکیاں دے رہی ہیں۔ دھمکیاں؟ کیسی دھمکیاں؟ کہیں تمہیں کچھ کر؟ ارے نہیں، اب ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ گل نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ کہہ رہی ہیں کہ شندور کے وہ 6 گھوڑے، انعامی گھوڑے جن میں 2 مر چکے ہیں، وہ موصوفہ کی ٹیم جیت کر لے جائے گی۔ ہماری چترال کی ٹیم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب ان کو کوئی سمجھائے کہ وہ بیچارے گھوڑے پرلوک سدھار چکے ہیں، اللہ ان کی روحوں کو اجر عظیم عطا کرے۔ عبادہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ انعامی گھوڑے؟ یار خان جی نے وہ 6 گھوڑے شندور کے لیے وقف کیے تھے۔ اس دفعہ جیتنے والی ٹیم کے 6 کھلاڑیوں کو وہ گھوڑے ملنا تھے، لیکن وہ تو بیمار ہو گئے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ اوش، تم نے بتانا بھی نہیں ہے، ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ اس نے نرمی سے پچکارا۔ تو وہ شندور کے گھوڑے تھے، کوئی عام گھوڑے نہیں تھے۔ غازان نے تو اسے اس بارے میں نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی کانٹریکٹ میں ایسا کچھ لکھا تھا۔ اسے تو بتایا گیا تھا کہ وہ استبل کے گھوڑے ہیں۔ وہ بھی انہیں چند گھوڑے شمار کر رہی تھی۔ وہ خاص شندور کے گھوڑے ہوں گے یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بری طرح الجھ گئی۔ بی جان نے عالیہ کو پرسکون کر لیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ جعلی تھی یا اصلی؟ اسے نہیں پتا تھا، مگر ان کے نقش بتا رہے تھے کہ وہ پرسکون ہو گئی ہیں۔ لون کا ہنگامہ ختم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے چھائی افراتفری اور شور تھم گیا تھا۔ تبلچی اور سازندے بھی سستانے لگی تھیں۔ گل اب جھک کر اپنے ہاتھ دبا رہی تھی۔ عبادہ نے غیر ارادی طور پر اسے دیکھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اتنی اکڑ کے گئی، مجھے لگا تمہیں واقعی ناچنا آتا ہوگا۔ اسے افسوس ہوا۔ ناچنا اور مجھے؟ پاگل ہو کیا؟ میری دادی، ان کی دادی اور ان کی دادی کو بھی نہیں آتا۔ یہ اٹن بھنگڑے مردوں کے شوق ہیں، ہمارے نہیں۔ وہ جھک کر اب اپنے جوتے پہن رہی تھی۔ تم واقعی میسنی ہو؟ عبادہ نے اسے چپت رسید کی۔ وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگی۔ ریشم اب کسی فرما بردار خادمہ کی طرح ناچنے والی لڑکیوں کو ہمدردی سے شربت کے گلاس پیش کر رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ پرسکون بیٹھی گل کو بھی گھوری سے نوازتی۔ لڑکیوں کو واقعی بہت زور کی چوٹ لگی تھی۔ گل نے بے ایمانی کی تھی، جو یقیناً غلط بات تھی، لیکن وہ گل تھی۔ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ والی کھڑو سورا کھڑو بدتمیز لڑکی تھی۔ گل نے چپل پہنی اور کھڑی ہو گئی۔ چلو اندر چلتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں۔ اس نے اٹھتے ہی عبادہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عبادہ نے ہاتھ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ حویلی کے اندر آنے کے بعد معلوم ہوا کہ مٹن روسٹ کا وقت ہوا چلا ہے۔ مہمانوں کے لیے بروسٹ پر بروسٹ لائے جا رہے تھے۔ وہ راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی جب سامنے سے گول پلیٹ پر سبز پتیوں کے بیچ ایک بروسٹ پیس سجا کر لاتے ہوئے پلوشا کو دیکھا۔ وہ سہج سہج کر چل رہی تھی، جیسے ہاتھ میں نہ خدا نہ خاصا پلیٹ نہیں کوہ نور پکڑا ہو۔ پلیٹ کے اوپر جالی دار رومال کی چھت سی بنی ہوئی تھی۔ رومال بروسٹ کو چھو نہیں رہا تھا۔ وہ قدم قدم قریب آئی تو گل نے یکدم اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو میری پرورشی؟ اس نے قدرے الاڑ سے پوچھا۔ سامنے سے ہٹو، عالیہ بیگم کو بروسٹ دینے جا رہی ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ گل نے ذرا جھانک کے پلیٹ میں دیکھا، جس میں بکرے کی کمر کی وہ ہڈی رکھی ہوئی تھی جو ذائقے میں ہر گوشت پر بھاری تھی۔ یعنی مس عالیہ کے لیے اب کھانے بھی اعلیٰ تھے۔ موٹی چچی اب ان کی پیٹ پوجا کر کے انہیں راضی کر رہی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ یکدم اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے پلیٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ایسا کرو پلوشی، یہ مجھے دے دو، میں دے آتی ہوں، تم جا کے دوسری پلیٹ لے آؤ۔ کیوں؟ میں جا رہی ہوں نا۔ وہ بھڑک اٹھی۔ گل نے ہاتھ پیچھے کیے، پھر بے جا ہمدردی سے پلوشا کے کندھے پر ہاتھ حمائل کر دیے۔ پلوشی، کیا تم نہیں چاہتی میرے اور عالیہ گودائی کے درمیان جو یہ دشمنی کی دیوار ہے یہ ختم ہو جائے؟ اس نے پلوشا کو گھیرنا شروع کیا۔ کیا تم نہیں چاہتی ہم دونوں ٹھیک ہو جائیں، ہنسی خوشی رہیں؟ چاہتی ہوں، وہ خیر خواہی سے بولی۔ پھر یہ مجھے دے دو، میں دے آتی ہوں۔ جب میں دینے جاؤں گی نا تو وہ بہت خوش ہو جائیں گی، دیکھ لینا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی۔ پلوشا نے مسکراتے ہوئے پکڑا دی اور مڑ گئی۔ وہ جیسے دونوں کے درمیان صلح کروانے پر بڑی خوش ہوئی تھی۔ گل نے اس کے جانے کا انتظار کیا۔ وہ جیسے ہی اوجل ہوئی اس نے عبادہ کا ہاتھ پکڑا۔ ایک راہداری مڑی، علیحدہ سے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا، پلیٹ میز پر رکھی اور سیدھی ہوئی۔ عبادہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ ادھر ہی رہو، میں 2 منٹ میں آئی، کہتے ہی وہ باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ عبادہ جس بز کھڑی رہ گئی۔ پورے 2 منٹ بعد وہ واقعی آ گئی، مگر خالی ہاتھ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔
وہ मेज़ के पास घुटनों के बल बैठी और पैकेट दांतों से खोला। अंदर मौजूद सफूफ को हथेली पर उंडेला और नरमी से प्लेट से कपड़ा हटाया। अब नफासत से चुटकी से वो चूरन ब्रोस्ट पर छिड़क रही थी। ये क्या है गुल? इबादा जानती थी कि वो कोई खतरनाक काम कर रही है, इसलिए जरा झिझकते हुए पूछा। आलिया गोदाई का गुस्सा ठंडा कर रही हूँ, वो मुतमईन से बोली। मतलब उन्हें सबसे मुअज़्ज़ज़ और कीमती ब्रोस्ट दिया जा रहा है, लेकिन यू नो व्हाट इबादा, उसने मज़लूम सी नज़र उठाई। इसको खाने के बाद उनका पेट खराब हो जाएगा। छी, अफ़सोस। तुमने तुम इबादा से पिटा गई। हाँ, मैंने एक्स्ट्रा हाज़मे का चूरन छिड़का है इसके ऊपर, वो ढिठाई से बोली। फिर उसने पैकेट मुट्ठी में दबाया, कपड़ा वापस रखा और खड़ी हो गई। चलो उनको दे आएँ, वो कहते ही बाहर की तरफ भड़ गई। इबादत ज़ब्त से उसके पीछे आई। राहदारी वापस मुड़ने पर लॉन वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने रेशम को देखा, जो खाली ट्रे लिए वापस आ रही थी। लॉबी में आमने-सामने होने पर रेशम ठिठक गई। गुल बुरा सा मुँह बनाकर उसकी तरफ बढ़ी। ये लो, पकड़ लो। उसने वाजिबी गुस्से से प्लेट उसकी ट्रे में पटकी। ये क्या है गुल? रेशम चौंक गई। आलिया गोदाई का ब्रोस्ट पीस है, जाके उनको दे के आओ। वो गुस्से से कहती पलट गई, लेकिन एक कदम पीछे लिया, फिर वापस मुड़ी। और हाँ, अपनी सास से कहो आइंदा मुझे उनकी खिदमत करने के लिए कोई काम ना कहे। मुझे कोई शौक नहीं है उनकी खातिरदारी करने का। चलो इबादा। और इबादा हक्का-बक्का सी उसके साथ चल पड़ी। रेशम ने उलझते हुए प्लेट को देखा, फिर गहरी सांस ली और लॉन की तरफ बढ़ गई। राहदारी में किचन की तरफ बढ़ते हुए इबादा यकदम रुकी, अपना हाथ छुड़ाया और उसके सामने आ गई। उसके चेहरे पर ताज्जुब ही ताज्जुब था। तुम वाकई मेसनी हो, वो जैसे अब तस्लीम कर रही थी। शुक्रिया, वो डिटाई से मुस्कुराई। इबादा ने बेख्तियार सर को नफी में हिलाया। इस लड़की का कोई इलाज नहीं था, वो लाइलाज थी, लाइलाज। तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची तो वो दोनों थकी-थकी कमरे में आ गई थीं। इस वक्त गुल बेड पे बैठ के अपनी ज्वेलरी उतार रही थी, जबकि इबादा आईने के सामने बैठ के सर पे लगी अनगिनत पिन्नें निकाल रही थी। ऐसा करने से उसके बाल बुरी तरह उलझ रहे थे। वो घोड़ों के बारे में सोच रही थी। अगर वो शेंदूर के घोड़े थे तो उनको बेहक वक्त कुछ नहीं होना चाहिए था, और अगर बेहक वक्त हुआ भी था तो किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि ये इत्तेफाक से ज़्यादा इंतखाब हो सकता है। किसी की सोची-समझी साज़िश हो सकती है। अगर वो अस्तबल के आम घोड़े होते, तो किसी पर शुबा ना करना बचा था, लेकिन एक साथ जब ख़ास घोड़े बीमार हुए, तो किसी न किसी को तनकीदी नज़रों से तज्ज़िया करना चाहिए था। पीछे आईने में गुल का अक्स नज़र आ रहा था, जो सब कुछ उतार चुकी थी। अब ज्वेलरी समेटकर बॉक्स में डाल रही थी। "गुल, एक बात बताओ?" उसने कदरे कन्फ्यूज़न से उसे मुख़ातिब किया। "पूछो।" मैं सोच रही हूँ कि अस्तबल के बाकी घोड़ों को छोड़कर सिर्फ शंदूर के घोड़े का इतनी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाना अजीब नहीं है। अगर मैं गौर से देखूँ तो पहला सवाल यही करूँगी कि शंदूर के घोड़े ही क्यों बीमार हुए। यही सवाल हमने भी किया था जब हम सबको पता चला। वो एक माला को चेहरे के सामने लहराते हुए देख रही थी। इनफैक्ट ये तो ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में आया था। फिर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? उसने ताज्जुब से पूछा। क्यों नहीं किया? उस वक़्त यूसुफ खान ने तहकीकात कराईं तो 7 मुलाज़िमों पर शक हुआ था। सारा दिन ये घोड़े उन सातों के पास रहे थे। खान जी ने सातों को गिरफ्तार कराया और साजिद खान हमारे अयून का थानेदार है, उसकी तहवील में दे दिया। 1.5 माह हो गया है। उन ज़ालिम के बच्चों ने एक बार भी एतराफ़-ए-जुर्म नहीं किया। हालाँकि ये साजिद खान जैसा जानवर बड़े से बड़े मुजरिम के पसीने भी छुड़ा देता है। पता नहीं उन्होंने क्या घोल के पिया है। इतने ढीठ हैं, हर रोज़ जिस्मानी रिमांड मिलने के बाद भी अब तक खामोश हैं। वो ज्वेलरी का बॉक्स बंद करते हुए तिनक के कह रही थी। तुम लोगों ने चित्राल में इस वाक़ये की किसी को कानो खबर नहीं होने दी। फिर जब ये 7 मुलाज़िम गिरफ्तार हुए तो किसी को खबर नहीं हुई क्या? वो कदरे ताज्जुब से बोली। कालाशी टोपी उसने उतार के सामने मेज़ पर रख दी थी। यूसुफ खान ने झूठ बोला था। वो चुटिया खोलती हुई चौंकी। कैसा झूठ? उन्होंने पर्दापोशी के लिए कहा कि ये 7 मुलाज़िम अस्तबल में एक घोड़े की मौत के ज़िम्मेदार हैं। हालाँकि वो घोड़ा बूढ़ा हो चुका था, इसलिए मर गया। खान जी ने कहा कि इन मुलाज़िमों ने उसको मारा है, गिरफ्तार भी इसलिए हुए हैं। अब उन बेचारों से घर वाले तो मिलने जा नहीं सकते। वो किसको बताएँगे वो किस जुर्म में आए हैं और उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। उसने ठंडी आह भरी। यानी इन 7 मुलाज़िमों ने घोड़ों को कुछ न कुछ ऐसा दिया है जिससे ये बीमारी हुई है, लेकिन अब वो अपना मुँह नहीं खोल रहे। हाँ, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। गुल नाक चढ़ा के बोली। मगर गुल, रिपोर्ट्स तो सारी साफ़ है, तुम्हें नहीं लगता ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है? इबादा कुछ सोच के बोल रही थी। गुल ने गर्दन मोड़ के उसे संजीदगी से देखा। तुम्हें लगता है ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है? शेंदूर के घोड़ों का एक साथ बीमार होना इत्तेफ़ाक है? इबादा खिसियानी से मुस्कुरा दी। मैं बस यही जानना चाह रही थी कि तुम भी वही सोचती हो जो मैं सोचती हूँ। उसने बाल खोल दिए। गुल बॉक्स रख के अब वॉशरूम की तरफ चेंज करने जा रही थी। इबादा ने सारे बाल कंधों पर फैला दिए। पहले वो इस बात से खार खा रही थी कि सेरिब्रल एटीज़िया जो दिमागी बीमारी है, वो एक साथ 6 गुणों को नहीं हो सकती। अब वो इस बात पर खार खा रही थी कि सेरिब्रल एटीज़िया
शंदूर के 6 घोड़ों को कतई नहीं हो सकती। कुछ न कुछ अंदर ही अंदर बहुत काला था, मगर क्या? वो आज दोबारा प्रैक्टिस करने आई थी। गुल मैदान में गेंद के पीछे घोड़ा दौड़ा रही थी। उसका अंदाज किसी माहिर पोलो प्लेयर की तरह था, जिसे एक-एक नुक्ते का पता हो। वो दोनों तरफ से खुद को झुका रही थी। उसके लगाम बदलने और एक हाथ से दूसरे हाथ में स्टिक मुंतकिल करने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तमाम खिलाड़ियों की शंदूर जाने से गुल के कुछ दिन खुल के मुयस्सर आए थे। बकौल उसके, वो इन दिनों का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती थी। इबादत सफ़ेद कैप्री शलवार के ऊपर सुर्ख रंग की कमीज़ पहने दुपट्टे को गर्दन में लटकाए हाथों का छज्जा बनाकर गुल को देख रही थी। इसी लम्हे महाबत खान उसके सामने खड़ा हो गया। वो चौंकी, फिर कदरे मोहब्बत से मुड़ी। "सलाम काका, कैसे हैं आप?" उसने तकल्लुफ़ से पूछा। "अच्छा हूँ बच्चे, तुम सुनाओ, ठीक हो? शंदूर जाएगा या नहीं?" उन्होंने अपनाइयत से पूछा। "काका, मैंने सुना हवेली की कोई लड़की शंदूर नहीं जाती, सिर्फ़ बुज़ुर्ग ख़वातीन जाती हैं। आप तो जानते हैं, मेरा उठना-बैठना गुल के साथ है। अगर गुल नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊँगी।" "सेंदूर दोबारा कैसे देखोगी बच्चे? दोबारा तो तुम कभी नहीं आओगी?" उन्होंने काफ़ी तशवीश से पूछा था। "काका, मैं पहले ही इस हवेली की बहुत सारी तक़रीबात देख चुकी हूँ। आज भी गुल बता रही थी कि जो कोई जोस्त नाम का त्योहार है। सच कहूँ मैं थक गई हूँ। रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है। इसलिए मैं सेंदूर देखने नहीं जा सकती और फिर गुल नहीं होगी तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊँगी।" वो रिसान से कहने लगी, "चलो, जैसा तुमको मुनासिब लगे।" उन्होंने मुस्कुरा के कहा। गुल की गेंद वापस आ रही थी। वो दोनों उसे आता हुआ देख रहे थे। गेंद को एक गोल ठोका मार के वापस मैदान में मोड़ने के बाद गुल उनसे 10 कदम पर थी। आज का दिन भी अच्छा था। बादलों से आसमान ढका हुआ था। सूरज की तपिश नहीं पड़ रही थी। बारिश का इम्कान लग रहा था। गुल अस्तबल में बहुत ध्यान और बहुत संजीदगी से प्रैक्टिस कर रही थी। उसका घोड़ा मैदान में हर तरफ तरफ बेबाकी से दौड़ रहा था। "घोड़े कैसे हैं काका?" वो नीचे घास पे बैठते हुए बोली। "वैसा ही है बच्चे।" वो मायूसी से कहते नीचे विराजमान हो गए। खेड़ियों के बक्कल खुले हुए थे। कंधे पर चादर फ़ोल्ड करके रखी हुई थी। "ओह! दूसरा डॉक्टर कब आएगा?" वो तशवीश से बोली। "आ गया है।" "कब?" वो चौंकी। "कल मुनीब खान लाया है, हवेली में है। मेरा ख़्याल है थोड़ी देर तक घोड़ों का चेकअप करने आ जाएगा।" "चलो अच्छा हुआ, कम से कम इतनी ढारस तो रहेगी कि घोड़े ज़ेरे निगरानी हैं।" वो सुकून का साँस लेते हुए बोली। "बस वो भी कोई अच्छा और तजरीबेकार डॉक्टर हो, सब डॉक्टरों की तरह लंबी-लंबी हाँक के चला ना जाए।" "आपका मतलब मैंने लंबी हाँकी हैं?" इबादा ने बुरा मना के पूछा। वो सिटपिटा गए। "नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तुमको तो इलाज करने ही नहीं दिया गया, वरना तुम तो बहुत शातिर और होशियार डॉक्टर है।" "बस काका, आप मक्खन ना लगाएं, आपने दिल तोड़ दिया है मेरा।" वो ड्रामाई अंदाज में बोली। "मेरा वो मतलब नहीं था बच्चे, मैं बाकी डॉक्टर की बात कर रहा था, तुम तो डॉक्टर नहीं है।" इबादा ने आंखें सुकेड़ कर उन्हें देखा। "काका, आप बहुत तेज हो गए हैं।" "तेज?" महाबत खान शर्मा गया। "अल्लाह माफ़ करे बच्चे, तौबा तौबा।" उसने फौरन कानों को हाथ लगाया। इबादा हंस पड़ी। घोड़े की दड़दड़ाहट के साथ लॉन से गर्द का गुबार उठ रहा था। गुल ने सादी सलवार कमीज पहनी हुई थी। सर पे और कोहनियों पे वही सेफ्टी बेल्ट्स लगाए हुए थे। आज के दिन वो ज़रूरत से ज़्यादा फोकस, चौकन्ना और संजीदा थी। वो सब जब से आई थी लम्हा ज़ाया किए बगैर घोड़े पे चढ़ गई थी। अभी उसका घोड़ा इस तरफ आ रहा था। फुदक-फुदक करता घोड़ा उनसे 6 कदम दूर रुक गया। "कैसा लगा मेरा पोलो का अंदाज़?" उसने शौक़ी से पूछा। वो हल्की-हल्की हाँफ रही थी। "बहुत ज़बरदस्त है गुल, बहुत अच्छी है।" इबादा ने अंगूठी उठा के कहा। "शुक्रिया जी।" वो दिल से मुस्कुराई। "तुम्हें घुड़सवारी सिखाई किसने या बचपन से ही सीखी है?" "बाबा ने पहले सिखाई थी रुस्तम पे, फिर बाबा के जाने के बाद काका प्रैक्टिस कराते थे।" उसने ममनूनियत से खान को देखा। इबादा ने भी मुंडी घुमाई। महाबत खान आजिज़ी से गुल को देख रहा था। "तुम्हारी ज़िम्मेदारी दी थी तुम्हारे बाप ने, वो तुम्हारी मश्क मेरे हवाले करके गया था। खानों की वजह से मैं कभी कह नहीं पाया, वरना तुम्हारा घुड़सवार और पोलो खिलाड़ी बनने का ख्वाब मेरा भी है। जब जब मैं तुमको खेलता हुआ देखता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें शंदूर का मायानाज़ खिलाड़ी बनाए। तुम बहुत हुनरमंद है गुल, बहुत हुनरमंद।" "आप ही ने सिखाया है काका।" वो ममनूनियत से मुस्कुराई। "पता है बादा, मैं इस रस्सी से लटक के हर रात यहाँ आती थी अकेली, पैदल चल के। काका रास्ते में खड़े होते थे। हम 3-4 घंटे रात को घुड़सवारी करते। खान जानते हैं मेरे बारे में, इसलिए मैं छुप-छुप के आती थी।" और यकदम इबादा को याद आया कि बल्तियों की आमद वाली रात वो बहुत देर से हवेली गई थी। तब उसने सबर में किसी को घोड़े पर बैठते हुए देखा, जिसे महाबत खान ने उसका वहम समझ के झटक दिया था, तो वो गुल ही थी और यकीनन उसकी गाड़ी की डिक्की में बैठ के हवेली आई थी। उफ़! ये लड़की भी। हवेली वालों को पता है मेरी घुड़सवारी का, लेकिन वो मुझे सरेआम घोड़े पर चढ़ने नहीं देते। इसलिए मैं चोर रास्ते का इंतखाब करती थी। खैर, काका, इस दफ़ा मेरी दरख्वास्त का जवाब बहुत लेट हो गया है। वैसे तो तीसरे
इतने बड़े एतराज़ के साथ भेज देते हैं। आप दुआ करें इस दफ़ा इन खड़ूसों का दिल पिघल जाए और मुझ बेचारी को सिंदूर में चुन लें। इंशाल्लाह बच्चे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उन्होंने मोहब्बत से उसे देखा। इंशाल्लाह, वो नरमी से मुस्कुराई। चलो इबादा, मुझे बॉल पकड़ाओ, ये कोने खुदरों में चली जाती है, फिर मैं उठा नहीं सकती। उसने घोड़े को हाँक लगाते हुए कहा। इबादा ओके कहते हुए खड़ी हो गई और मैदान में चली गई। महाबत खान ने कर्ब से उस लड़की को देखा जिसे ये तक मालूम नहीं था कि रुस्तम कुछ दिन बाद उसकी नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसका वो मासूम बच्चा अब किसी और की मिल्कियत में चला जाएगा। इबादा गुल के आगे बॉल फेंकती और गुल एक जोरदार ठोका बॉल को मारती। बॉल उछल के दूर चली जाती। इसी असना कुछ आवाज़ें आई। महाबत खान ख्याल से निकला। उसने बैठे बैठे गर्दन घुमाई। नया डॉक्टर मुदस्सिर के साथ चलता हुआ आ रहा था। वो तेजी से उठे और डॉक्टर की तरफ दौड़ पड़े। बॉल उछल के बहुत दूर चली गई थी। इबादा दौड़ के बॉल के पीछे गई। उसने झुक के बॉल उठाई ही थी कि कुछ आवाज़ें आईं। उसने सर उठाया। सामने से महाबत खान और मुदस्सिर एक सूटिड बूटिड आदमी के साथ घोड़ों के कमरों की तरफ बढ़ रहे थे। आदमी के हाथ में ब्रीफ केस था। आंखों पर बारीक फ्रेम का चश्मा था। कद छोटा था और जिस्म वजनी। सर के बाल तेल की वजह से चमक रहे थे। उन्होंने ओवरऑल पहना हुआ था और गर्दन में स्टेथोस्कोप था। उसे तमस्कुर से सर झटका। ये करेंगे इलाज। वजन तो उठा ले पहले अपना। सुबह दोपहर में ढलने लगी थी। सूरज सवा नेज़े पर चढ़ रहा था। माल मवेशी घरों को लौट रहे थे। वो दोनों ताहाल मैदान में भाग रही थीं। इबादा को बेहद पसीना आ चुका था। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। जबकि गुल और उसका घोड़ा भी अभी तक सालम था। बस गुल, अब थोड़ा रेस्ट करो, मैं थक गई हूँ। वो कमर पकड़ के बेतरतीब सांसों के दरमियान बोली। गुल, जो अभी तक हशाश बशाश थी, मुस्कुराई। जाओ मेरी लाहौरी कुकड़, मैं खुद ही देख लूंगी। ओके, अलविदा। वो कमर पकड़े थकी थकी सी क्वार्टर की तरफ चलने लगी। गुल ने दोबारा घोड़े को हाँक लगाई। वो फिर से नया राउंड खेल रही थी। पैरों को माजूरों की तरह चटकते हुए वो कुछ ही देर कदम आगे बढ़ी थी जब कानों में उस चंपू डॉक्टर की आवाज़ पड़ी। वो थकान से मुड़ी। नहीं, ये कुछ अजीब है। मैंने नहीं किया। चचा, मैं बता रहा हूँ, पता नहीं ये कैसे। डॉक्टर और महाबत खान उलझे-उलझे चले आ रहे थे। डॉक्टर के माथे पर बल थे और वो फाइल को तज़ब्ज़ब से देख रहा था। मैं नहीं जानता इस बारे में, क्या पता करवाया हो, क्या मालूम। महाबत खान कह रहा था। वो इस तरफ चली आई। पीछे चित्राल के पहाड़ों पर धुंध उतर उतर रही थी। पहाड़ का साया उन पर पड़ रहा था। यहाँ ठंडी छाया आ गई थी। क्या हुआ काका? वो करीब आई तो पूछने लगी। पता नहीं बच्चे, ये डॉक्टर कुछ अजीब सा कह रहा है। महाबत खान जुज़-बुज़ था। आप इनकी बेटी हैं? डॉक्टर ने उसे देखा। नहीं, मैं इबादा सलीम हूँ, लाहौर से। मैं भी एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ। उसने अपना तारुफ कराया। आप भी? वो हैरत से देखने लगा। परेशान ना हो, आपसे पहले मुझे इनके इलाज के लिए बुलाया गया था। मुझसे नहीं हुआ तो आपको ले आए। वो बदिक्कत मुस्कुराई। अच्छा ठीक है। वो सर्द मोरी से कहते वापस फाइल के सफ़े पलटने लगे। उसकी तारुफ से दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या मसला है सर? मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? उसने हैरख्वाही से पूछा। ख़ास मसला नहीं है, एक कन्फ्यूज़न है। वो चश्मा उँगली से पीछे करते हुए बोले। इबादा ने पहले मोहब्बत खान को देखा, फिर बोली, क्या कन्फ्यूज़न है? यहाँ एक रिपोर्ट है, वो मेरे दोस्त की लेबॉरेटरी की है, ये वाली। उन्होंने एक सफ़ा खोला और उँगली से टैप करने लगे। यहाँ देखिए, ये आखिर में लिखा है, एंटर बाय डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार दाऊद खान। जी, उसे सर हिलाया। दरअसल जिस डॉक्टर ने रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया होता, वो हर सफ़े पर आखिर में अपना नाम लिखता है ताकि पता चल जाए कि इदारे के किस डॉक्टर ने पड़ताल की है। मैं हैरान हूँ, ऐसा कोई आदमी मेरे दोस्त की लेबॉरेटरी में काम नहीं करता। फिर ये रिपोर्ट किसने एंटर की? वो परेशानी से बोले। क्या? उसके मुंह से बेख्तियार फिसला। क्या मतलब? मतलब मेरे दोस्त की लेबॉरेटरी में डॉक्टर सिर्फ वो है, बाकी स्टाफ है। डॉक्टर साहब, हो सकता है उसने नया डॉक्टर अपॉइंट किया हो। नहीं किया, अभी मैंने उसे फ़ोन किया था। उसने कहा उसकी लेबॉरेटरी में ऐसा कोई डॉक्टर काम नहीं करता और चित्राल के इन घोड़ों से मुतल्लिक उसके पास कोई सैंपल नहीं आए। ऐसा कोई केस उसने रिपोर्ट ही नहीं किया। वो बेहद जिस-बुस थे। इबादा ने तेज़ी से उनके हाथ से कागज़ लिया। ये पेपर उनकी लेबॉरेटरी का ही है, ये झूठ कैसे बोल सकता है? इसमें साफ-साफ लिखा है। ये कागज़ जाली है। उन्होंने इंकशाफ किया। इबादा के दिल पे घोंसा पड़ा। ये लेबॉरेटरी का नाम, ये एड्रेस, ये पीओ बॉक्स नंबर, ये दुरुस्त है, लेकिन ये कागज़ जाली है। वो कागज़ उससे लेकर बोले। इबादा बुरी तरह ठिठक गई। कैसे जाली है डॉक्टर साहब? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। उन्होंने कागज़ को हवा में लहराया, यूँ कि रोशनी उसके आर-पार होने लगी। उसका वाटरमार्क धुंधला है और ये इसका वाटरमार्क है भी नहीं। इस कागज़ पे रिपोर्ट की तारीख 15 जून है, जबकि उसे 2 महीने पहले इस कागज़ को लेबॉरेटरी में बैन कर दिया था। अब उसका नया वाटरमार्क है, नया रंग है कागज़ का।
पूरा चित्राल उसके सर आन गिरा। वो बेचैनी से आगे हुई। "आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब?" "मैं झूठ क्यों बोलूँगा?" वो बुरा बना के बोले। "इसका मतलब ये कागज़ कहीं से उठाया गया है और उस पर गलत रिपोर्ट लिखी गई है।" उसकी कनपटियाँ सनसना रही थीं। "गलत नहीं, जाली रिपोर्ट्स लिखी गई हैं। मैं खान से बात करता हूँ, कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। झूठी रिपोर्ट्स क्यों बनाई हैं उन्होंने?" वो सफ़े को अंगूठे से रगड़ते पुरसोच अंदाज़ में बोले और आगे चले गए। "डॉक्टर साहब" उसने आवाज़ दी। वो रुके। "जी, क्या मैं कुछ देर के लिए फ़ाइल देख सकती हूँ? मुझे कुछ काम है।" उसने गुज़ारिश की। "जी, देख लीजिए।" उन्होंने फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई और खुद महाबत खान के साथ वहाँ से चले गए। इबादा फ़िलफ़ोर नीचे बैठी और फ़ाइल के सारे कागज़ात खोल लिए। उसने यके बाद दीगरे हर लेबॉरेटरी का नंबर मिलाया और उनसे इन घोड़ों के मुतल्लिक पूछा। अगर एक रिपोर्ट जाली थी, तो वो इसका मतलब बाकी सब भी जाली होंगी। ये कागज़ात महाबत खान ने सँभाले थे। उसे घोड़ों के मुतल्लिक जो कागज़ लिया उसने रख लिया। क्या मालूम ये किसी दूसरे घोड़े का हो। उसने बे पे दर पे सब रिपोर्ट्स की तस्दीक की मगर हर लेबॉरेटरी वाले ने इन रिपोर्ट्स का इस्तरदाद किया। यहाँ मौजूद किसी भी लेबॉरेटरी में ये केस फ़ाइल ही नहीं हुआ था। वो घुटनों के बल बैठ के अपनी जगह जम गई थी। कोई क्यों घोड़ों की झूठी रिपोर्ट्स बनाएगा? क्यों कोई नहीं चाहेगा कि घोड़े ठीक हो जाएँ? इन मासूम घोड़ों ने किसी का क्या बिगाड़ा था और जिसने भी बनाई उसका क्या मफ़ाद था? घोड़ों की असल बीमारी छुपाने से क्या मिलेगा? उसका साँस रुक रहा था। यार खान जी ने वो 6 घोड़े शहदूर के लिए वक़्फ़ किए थे। इस दफ़ा जीतने वाली टीम के 6 खिलाड़ियों को वो घोड़े मिलना थे लेकिन वो तो बीमार हो गए हैं। यकदम उसके दिमाग में बिजली सा कुछ कूदा। वो झटके से आगे हुई। आँखों के गोल कंचे तेज़ी से दाएँ से बाएँ हिलने लगे। ख़याल रखिएगा डॉक्टरनी, बहुत कीमती घोड़े हैं ये। ऐसा ना हो आप बगैर बीमारी का पता लगाए इलाज करना शुरू कर दें और हम अपने घोड़ों से महरूम हो जाएँ। आपको पहले बीमारी मालूम करना थी, फिर इलाज करने थे। कयास और अंदाज़े के इल्म से आपने मेरे 2 घोड़ों को ज़हर के टीके लगाए हैं, क्या आप जानती हैं? यूसुफ खान की आवाज़ कानों में गूंजी। हर बार मफ़ाद के लिए दूसरों को नहीं मारा जाता। अपनी नालायकी को छुपाने के लिए भी ऐसा कुछ करना पड़ सकता है। तो ये सब इब्तिहाज ने किया था? मगर क्यों? यूसुफ खान का बेटा होके सरदार नहीं बन सका ये वादा अनपढ़ जाहिल और गँवार जो है। इसलिए गाज़ान से अपनी हसद निकालने के लिए मुझ पर गुस्सा उतारता है। ये बुज़दिल और नाकारा इंसान है। गुल ने उसके दिमाग में सुई चुभोई। माना कि हम दोनों के दरमियान सरदारी को लेकर झगड़ा है मगर घोड़े मरे तो दोनों को नुकसान होगा। कहीं से गाज़ान चिल्लाया था। ये रिपोर्ट्स इब्तिहाज ने बनाई हैं। पूरा चित्राल उसके सर आन गिरा। हाँ, तुम ही लाए हो इस पंजाबी को, जो 2 लफ्ज़ पढ़कर समझती है कि इससे सब आ गया है। ये छुई-मुई सी लड़की कुछ नहीं कर सकती। उसे इलाज आता है ना घोड़ों की खिदमत। तुमने बाबा के कान में पता नहीं क्या डाला कि उन्होंने उसे बुला लिया। मैं बता रहा हूँ आज़ान, मैं तुम्हें मज़ीद घोड़ों को नुकसान पहुँचाने नहीं दूँगा। इसके बाद तुम जो भी डॉक्टर लाओगे मैं उसे भेजूँगा नहीं, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा। तो उसे कभी नहीं चाहा था कि वो इलाज करे। वो उसे हक़ीर नहीं समझता था, वो डरता था, अपना पोल खुलने से डरता था। उस दिन जब उसे टीके लगाए तभी वो जान गया था अब सब सामने आने वाला है इसलिए उसने फ़िलफ़ोर इबादा को यहाँ से रवाना किया। या अल्लाह! क्या ग़ाज़ान को ये सब मालूम था? क्या यूसुफ़ ख़ान जानते हैं इस बारे में? उसके दिल ने बेसाख्ता नहीं कहा। हाँ, वो दोनों नहीं जानते थे। अगर वो जानते होते तो अब तक इब्तिहाज यहाँ सलामत होता। उसे सरदारी ना मिलने की वजह से सारा गुस्सा इन मासूम घोड़ों पे निकाला था ताकि उसका बाप रुसवा हो जाए और गाज़ान को नुकसान पहुँचे। उसे अपने नुकसान की परवाह नहीं थी। परवाह थी तो अपने बदले की, अपनी भड़ास की। यहाँ सब ने शक उन मुलाज़मों पे किया, किसी ने हवेली के फ़र्द पे शक नहीं किया, वो क्यों करते? इब्तिहाज अस्तबल का मालिक था, वो क्यों नुकसान पहुँचाएगा? किसी ने इस तरह से सोचा ही नहीं होगा। यूसुफ़ खान बेटे के कारनामे से लाइल घोड़ों का इलाज पे इलाज किए जा रहे थे और वहाँ उनका लाडला झूठी पे झूठी रिपोर्ट्स बना रहा था ताकि किसी को सच्चाई का पता ना चल सके। मैदान में गुल का घोड़ा दड़दड़ा रहा था, वो अपने खेल में मसरूफ़ थी। गुल उसे अनपढ़ गँवार कह रही थी, वो अनपढ़ गँवार नहीं था, वो बहुत चालाक था, बहुत होशियार था। एक साथ वो कई लोगों की आँखों में धूल झोंक रहा था, उसे गाज़ान को बता देना चाहिए। इससे पहले कि सारे घोड़े मर जाएँ, गाज़ान को खबरदार हो जाना चाहिए। उसने तेज़ी से फ़ाइल समेटी, सारे कागज़ात अंदर ठूँसने लगी। "इबादा बच्चे" महाबत खान की आवाज़ ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। उसने करंट खाकर सर उठाया, वो हल्की-हल्की काँप रही थी। "क्या कह रहा है ये डॉक्टर रिपोर्टों के बारे में?" वो तेज़ी से उठी, फ़ाइल बाहों में पकड़ ली और अपनी कपकपाहट पर काबू किया। "काका" उसने गहरी साँस ली। "ये सारी रिपोर्ट्स जाली हैं। मैंने एक-एक लेबॉरेटरी को फ़ोन किया है। सब ने यही कहा है कि ऐसा कोई केस उनके पास नहीं आया। काका आप मुझे बताएँ ये रिपोर्ट्स कौन लेकर जाता था?" वो जानती थी इब्तिहाज ही था, वही कर रहा था मगर वो एक दफ़ा उनके मुँह से सुनना चाहती थी। "मुनीब खान" और यूँ इबादा के पैरों तले बारूदी सुरंग फट गई। "मुनीब खान?" वो बेयकीनी से बुड़बुड़ाई। "वही खुद टेस्ट लेके जाता है और रिपोर्ट्स लेकर आता है। सारी रिपोर्ट्स वही लाया है।"
मुनीब खान उसका सहूलतकार था, वही इब्तिहाज की मदद कर रहा था। हर बार इब्तिहाज सैंपल थोड़ी ही लेकर जाएगा। वो खान था और खान खुद अपने काम थोड़े ही करते हैं। उसने मुनीब खान को इस काम के लिए रखा था। मुनीब खान जो एक वफादार मुलाजिम था, इस कदर नमक हरामी कर रहा था। ओह खुदा! उसने पहले क्यों नहीं सोचा? इबादा ने बेख्तियार पेशानी छुई। क्यों, क्या हुआ बच्चे? महाबत खान उसे धुआं-धुआं खड़ा देख के फ़िक्रमंद हुआ। काका, आप जानते हैं मुझे यहाँ से भेजने के लिए कौन-सी वजह बताई गई थी? उसने अचानक पूछा तो महाबत खान ने शर्मिंदगी से नज़र झुका दी। मैं जानता हूँ तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सब काका, इब्तिहाज ने मुझ पर घोड़ों को ज़हर देने का इल्ज़ाम लगाया था, है ना? उसने दुरुस्ती से पूछा। वो जज़्बाती है, जो भी डॉक्टर आता है उससे उलझ जाता है। पहले 2 डॉक्टर तो उससे डर के वापस चले गए थे। तुमको भेजने के लिए भी उसे ये बात कही होगी, मैं जानता हूँ इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चचा कैसे हो सकती है? वो रिपोर्ट्स भी जाली हैं इनकी तरह। वो तकान से बोली, जानता हूँ बच्चे, इब्तिहाज खान ने झूठी। यकदम वो रुक गए, उन्होंने तेज़ी से इबादा को देखा। इबादा दमे की मरीज़ की तरह उन्हें देख रही थी, सांस रोके, पसीना-पसीना। महाबत खान के दिमाग में जमाका हुआ। ये सारी रिपोर्ट्स इब्तिहाज खान जी? वो बेहद सदमे से कहते अपनी जगह जम गए। जी काका, उसी ने घोड़ों के साथ कुछ किया है। अब वो मुनीब खान के हाथों झूठी रिपोर्ट्स बना रहा है ताकि किसी डॉक्टर को पता ना चल सके और उसका राज ना खुल जाए। उसने मुझे भी झूठी रिपोर्ट्स में फँसाकर यहाँ से भेजना चाहा। महाबत खान ने बेयकीनी से टोपी उतार ली, उसकी आंखों में नमी आ गई। वो घोड़े उनकी औलाद की तरह थे। उन्होंने बड़े चाव से उन सबको पाला था। वो कैसे इतनी बेरहमी दिखा सकता था? कैसे? इबादा ने हमदर्दी की से उनके कंधे पर हाथ रखा। चचा रोए नहीं, ये रोने का वक्त नहीं है। हमें इस वक्त सोच समझ के कदम उठाना है, वो रिसान से कहने लगी। महाबत खान की आंखों से आंसू उबल पड़े, मगर वो तवज्जो से सुन रहा था। काका, गाज़ान और यूसुफ खान को इस बारे में इल्म नहीं, ये बात इस वक्त आपको और मुझे पता चली है। मैं ऐसे ही मुंह उठाकर गाज़ान और यूसुफ खान को ये सब नहीं बता सकती। अगर उनको बताया तो वो यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये इब्तिहाज ने किया है, वो यूसुफ खान का बेटा है। इसलिए काका, वो साँस लेने को रुकी, हमें सोच समझ कर चलना है। महाबत खान ने डुबडुबाई आँखें उठाईं। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, कहाँ हैं वो? क्वार्टर में खाना खा रहे हैं, उन्होंने हिचकी लेते हुए कहा। ठीक है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। इब्तिहाज फ़िलवक़्त यहाँ नहीं है, आप खुद को सँभालें, किसी को कानो कान ये खबर नहीं होनी चाहिए काका। आप जानते हैं वो राइफ़ल के बगैर कहीं नहीं जाता। अगर उसे मालूम हो गया कि हमें सच्चाई पता चल गई है, तो वो हम दोनों को नुकसान पहुँचाएगा। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को कुछ हो और घोड़े इसी तरह बिलखते-सिसकते मर जाएँ, ठीक है? वो बहुत समझदारी से कह रही थी। महाबत खान ने तायदी अंदाज में सर हिला दिया। उसने गहरी सांस ली। गुल हनूस घोड़े घोड़े को दौड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था वो थकती नहीं है। उसका घोड़ा भी आराम का ख्वास्तगार नहीं था और ना ही उसका बदन सस्ताने की मांग रहा था। वो ये पहाड़ी लड़कियां इतनी मजबूत क्यों होती हैं? उसे क्वार्टर की तरफ जाते हुए सोचा था। वो क्वार्टर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गई। सूटी-बूटी सा वो आदमी खाने में ऐसे मगन था जैसे पर्चे क्या ही औकात में तालिब इल्म होता है। महाबत खान ने कई तरह के खाने उसके सामने रखे थे। वो आस्तीन कोनियों तक चढ़ाए उँगलियाँ डिबो-डिबो के खाना खा रहे थे। इबादत चौखट में खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे शदीद कराहियत महसूस हुई, लेकिन अब यही मोटा आदमी उसकी आखिरी उम्मीद था। इब्तिहाज से अपनी हज़ीमत का बदला लेने का। वो छोटे-छोटे कदम लेती टेबल के करीब आई। डॉक्टर साहब, उसने बहुत ज़ब्त से पुकारा। उन्होंने सर उठाया, उनका मुँह होंठ सब सालन से भरा था। इबादा को मतली महसूस हुई, लेकिन खुद पे काबू किया। इबादा बर्दाश्त करो। मुझे कुछ बात करनी थी। उसने तहम्मुल से कुर्सी खींची और फाइल एक तरफ रख दी। कहिए, सुन रहा हूँ। वो वापस सालन में उँगलियाँ डिपोते हुए मशगूल हो गए। बात सुन लेंगे वाक़ई? उसने एक गोनी मेज़ पे रखी और मुक्का सा बनाकर होंठों पे रख दिया। माथे पर कराहियत से बल पड़ रहे थे। डॉक्टर साहब 1 साल के बच्चे की तरह खाना खा नहीं रहे थे, खाने से नहा रहे थे। उसने सब्र का घूँट पिया और गहरी साँस ली। सर, उसने बमुश्किल खुद को उबकाई से रोका। भरे हुए मुँह का हुंकारा सुनाई दिया। क्या आप जानते हैं, आपसे पहले इन घोड़ों का इलाज 5 डॉक्टर्स ने किया है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ? जी। आप जानते हैं हम क्यों इलाज नहीं कर सके? उसने बदस्तूर मुक्का मुँह पर रखा हुआ था, क्योंकि आप लोग जाली रिपोर्ट्स को असली समझ रहे थे। उन्होंने टोंट किया। जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। उसने वाजिबी सा बुरा मनाते हुए कहा, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम था कि ये रिपोर्ट्स नकली हैं और ये कि घोड़ों को सेरेब्रल एटीज़िया का वायरस दिया गया है। अब की बार उन्होंने सर उठा के उसे देखा। सेरेब्रल एटीज़िया? जी सर। आप जानती हैं सेरेब्रल एटीज़िया क्या होता है? उन्होंने हित्तक आमेज़ लहजे में पूछा। इबादा के माथे पर बल पड़े, लेकिन वो कदरे बर्दाश्त से मुस्कुराई। जी सर, मैं जानती हूँ, मगर मैं इस सब पे आपसे बहस करने नहीं आई, क्योंकि मेरे ख़्याल में अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पर फ़ोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम आप इस तकलीफ़ से बच जाएँगे जो मुझे यहाँ मिली। उसने हमदर्दी से कहा। डॉक्टर साहब के चेहरे पर उलझन उभरी। कैसी तकलीफ़? वो घायल अंदाज़ में मुस्कुराई। सर, ये कोई मामूली घोड़े नहीं हैं, ये ख़ालिस
शहनूर के घोड़े हैं। यूसुफ खान ने इन घोड़ों को शहनूर के लिए वक्फ किया था। एक रात अचानक ये बीमार होकर इसी तरह गिर गए। मैं समझ रही थी कि शायद इनको कोई बीमारी होगी। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ शहनूर के घोड़ों को बीमारी कैसे हो सकती है। फिर मैंने इसे इत्तेफाक समझा और अपना शक खत्म करने के लिए मैंने यूसुफ खान से कहा कि मैं घोड़ों को अस्पताल लेकर जाना चाहती हूँ। उन्होंने अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। क्यों? उन्हें ताज्जुब हुआ। वही तो बताने आई हूँ, उसने खैरख्वाह अंदाज में कहा। 4 दिन पहले उन्होंने मुझे यहाँ से जाने का हुक्म दिया और मेरे कैरियर की क्रेडिबिलिटी को मुतासिर किया। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने 2 घोड़ों को जान से मारा है। ये घटिया इल्ज़ाम सुन के मैं बुरी तरह टूट गई। उन्होंने मुझे घर जाने के लिए कहा लेकिन मैं रुक गई। ये जो मेरी दोस्त है नीचे जो घोड़े पे पोलो खेल रही थी, इसी ने मुझे रोका कि शंदूर देखती जाओ। मगर मैं उस इसलिए नहीं रुकी, अब मैं अपने दामन से ये इल्ज़ाम साफ़ करने के लिए रुकी हूँ। वो मुस्कुराई। डॉक्टर साहब बज़ाहिर तो ये लोग इलाज के लिए डॉक्टर ला रहे हैं, लेकिन इनमें एक खतरनाक आदमी है। इब्तिहाज खान नाम का, वो बहुत ज़हरीला है। वो आपको इलाज करने नहीं देगा, वो नहीं चाहता कि घोड़े ठीक हो जाएँ। उसने आहिस्ता से सरगोशी में कहा। मैं उससे मिला हूँ। मिले हैं तो पता चल गया होगा कैसा आदमी है। साइकोपैथ, उन्होंने झुरझुरी ली। देखा, वो साइको है, हर वक़्त उसके पास राइफ़ल होता है, वो कुछ भी कर सकता है। मगर वो क्यों नहीं चाहता कि घोड़े ठीक हो जाएँ? उन्होंने ठिठकते हुए पूछा। क्योंकि उसी ने घोड़ों को सेरेब्रल एटीज़िया का वायरस दिया है। क्या? पूरा चित्राल उनके सर आन गिरा। आहिस्ता सर आराम से बोले, अगर उसको भिनक पड़ गई कि हमें सच्चाई मालूम हो गई है, तो वो हम दोनों की टिक्का-बोटी बना देगा। उसने पुचकारते हुए कहा, डॉक्टर साहब को खाना भूल गया। वो बहुत शातिर है, उसने सब डॉक्टर्स को डरा-धमका के भगा दिया, मुझे भी डराया, जब मैं पहली बार यहाँ आई। मगर मैं ज़ना नहाने में थी, इसलिए उसको ज़्यादा मौका नहीं मिल सका। मगर आप? वो कहते-कहते उन्हें हमदर्दी से देखने लगी। आप ख़याल रखिएगा, वो आपको भी नुकसान पहुँचा सकता है। डॉक्टर साहब ने बाएँ हाथ से पानी का गिलास उठाया और घटाघट पी गए। ये आम केस नहीं है, ये ख़ानदानी दुश्मनी का केस है, इसलिए आप इसमें बराह रास्त नहीं कूदें प्लीज़। अभी आपने कहा कि आप खान को सब बता देंगे, आप पागल हैं? आपने किसी भी खान को बताया, तो वो इब्तिहाज तक बात करंट की तरह पहुँचेगी और आगे से उसकी गोली आपको चीरती हुई जाएगी। डॉक्टर साहब के माथे पर पसीना चमकने लगा। उन्होंने जग से दूसरा गिलास निकाला और घटाघट पी लिया। हमें फूँक-फूँक कर कदम रखना है। आपकी तरह मैं भी घोड़ों से शदीद मोहब्बत करती हूँ। उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इब्तिहाज को इल्म में लाए बगैर घोड़ों के टेस्ट कराएँ, इनका इलाज कराएँ। मगर मैं अपनी जान का रिस्क क्यों लूँ? ये नहीं चाहते कि घोड़े ठीक हों तो मैं चला जाता हूँ। किससे फ़र्क पड़ता है? हुँ? वो मुँह बनाकर कहते ब्लेड पीछे करते हुए खड़े हो गए। इबादा के पैरों तले सुरंग फटी। सर जी, वो मज़ाक़त में तेज़ी से बोली, मैंने, आपने और इन 4 डॉक्टरों ने भी यही कहकर इलाज अधूरा छोड़ा था। अगर हम यही सोच के सब छोड़ते रहे तो घोड़े मर जाएँगे। इन मासूम जानवरों का क्या कसूर है? वो क्यों हम इंसानों के इंतकाम का बोझ उठाएँ? वो एकदम जज़्बाती हो गई। डॉक्टर ने रुक कर उसे देखा। आप खुद सोचें, जो 2 घोड़े मरे क्यों मरे? इसी वजह से ना कि इब्तिहाज ने इलाज नहीं होने दिया। इसी तरह ये बाकी 4 भी मर जाएँगे। सर देखें ज़रा इन घोड़ों को, वो किस कदर शानदार और आला नस्ल के जवान जहान घोड़े हैं, कोमे के मरीज़ की तरह सुध-बुध पड़े हैं। किसकी वजह से? सिर्फ़ हम इंसानों की वजह से। उनके मेदों में रोज़ सिरिंज से खाना डाला जाता है, कितनी तकलीफ़ से वो मलबूबा अपने अंदर उतारते हैं, मैं जानती हूँ। ये किसने किया है उनके साथ? हम इंसानों ने। वो जानवर हैं सर, वो हमारे आसरे बैठे हुए हैं, हमें उम्मीद से देख रहे हैं। अगर हम भी इब्तिहाज की तरह उनको छोड़कर चले जाएँगे, तो हम में और इब्तिहाज में क्या फ़र्क रह जाएगा? डॉक्टर साहब का सलमंदी से पहलू बदलते हुए वापस बैठ गए। मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं इतने संगीन इल्ज़ाम के बाद भी इलाज करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं करने दिया गया। मुझे रोक दिया गया और घोड़े पर असलहे से लैस गार्ड्स खड़े कर दिए गए ताकि मैं घोड़ों से मिल ना सकूँ। मेरे हाथ बंधे हुए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आपके खुले हैं। आप इन घोड़ों को ठीक कर सकते हैं। उसने उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देखा। मगर मैम, अगर उन्होंने मुझे भी रोक दिया तो? हम उन्हें भीनक ही नहीं पड़ने देंगे, वो पुरसुकून लहजे में बोली। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए सर, वो आगे हुई, आप सैंपल लीजिए घोड़ों के। पेशावर में हेल्दी पेट नाम का अस्पताल मेरे बॉस के दोस्त का है। मैं सैंपल उनकी लेबॉर्ट्री में भिजवा दूंगी। इब्तिहाज टेस्ट कराए बगैर जाली रिपोर्ट्स बनाता रहा है। इसका मतलब ये है कि घोड़ों के खून में कुछ न कुछ ऐसा है जिससे वो छुपा रहा है। इस दफ़ा जब टेस्ट होंगे तो रिपोर्ट्स में सब सामने आ जाएगा। इब्तिहाज जिस आदमी को रिपोर्ट्स लाने के लिए भेजता है वो उससे मिला हुआ है। हम इस बार खुफिया तौर पर किसी और को भेजेंगे और मैं अपने बॉस को फ़ोन करूँगी कि अपने दोस्त से कहें कि मैंने घोड़ों के सैंपल भेजे हैं, उनका अच्छे से जायज़ा लें। ज़ाहिरा जो बीमारी होगी, वो मंज़र आम पर आ जाएगी। मैं इधर से ही इलाज मंगवा लूँगी। वो आदमी रिपोर्ट्स भी लाएगा और इलाज भी। हम यहाँ घोड़ों का खुफिया इलाज शुरू कर देंगे। 2 दिन बाद शंदूर है, इसके बाद गाज़ान की दस्तारी।
उसे करीबन 5 से 6 दिन नहीं मिलेंगे सबल आने के लिए। इस दौरान हम घोड़ों का फिलफौर इलाज करेंगे। अगर सेरेब्रल एटीजिया वायरस के बमूजिब हो रहा है, तो हम इन दिनों में घोड़ों को थोड़ा बहुत सँभाल लेंगे। मेरे बॉस ने पहले ही तहकीकाती कमेटी बना दी है। वो इन खानों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ऐसे में वो कमेटी को लेकर यहाँ आ जाएँगे और यूसुफ खान को घोड़े अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर कर देंगे। इस वक़्त हम ये राज़ खोल देंगे कि ये सब इब्तिहाज ने किया है, तब इब्तिहाज कुछ नहीं कर सकेगा। वो चमक-चमक के कहती मेज़ पे हाथ मारकर खामोश हो गई। ओके मैम, मैं ले लेता हूँ सैंपल, मगर हम किस तरह आदमी को पेशावर भेजेंगे? कौन इतना भरोसेमंद होगा जो हमारा साथ देगा और खानों का नहीं? उन्होंने तशवीश से पूछा। मेरा पोता, नासिर खान। महाबत खान की आवाज़ पे दोनों ने चौंक कर दरवाजे को देखा। वो जाएगा। वो 14वीं पास है, वो रिपोर्ट्स लाएगा। इबादा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। ठीक है काका, आप उसे बुला लें, बाकी हम देख लेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? उसने मुस्कुरा के पूछा। इंशाअल्लाह, उन्होंने सर को जुम्बिश दी। तुम ही लाए हो इस पंजाबी को जो दो लफ्ज़ पढ़कर समझती है कि उसे सब आ गया है। ये छुई मुई सी लड़की कुछ नहीं कर सकती, उसे इलाज आता है ना घोड़ों की खिदमत। अब तुम्हें बताऊंगी इब्तिहाज खान कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं। तुम्हारी वो गालियां मुझे निश्तर की तरह खुबी हैं। मुझे मेरे बाप ने गाली नहीं दी और तुमने ऐसी बेहुदा जुबान मेरे लिए इस्तेमाल की। तुम अब अपनी इज्जत का तमाशा देखोगे और मैं मुंतजिर हूँ उस घड़ी की जब मेरे बॉस तुम्हें घोड़ों को जहर देने के जुर्म में हथकड़ियाँ पहनाएंगे। बाखुदा इब्तिहाज, इस वक्त मुझे बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा।